हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सीए इंटर का MTP1 Gen 26 एग्जाम्स के लिए। और एक बात सारे बच्चों को पता है कि हर एग्जाम से पहले एक आरटीपी और दो एमटीपी आते हैं। आरटीपी का वीडियो मैं आपको शेयर कर चुका हूं, एमटीपी रिकॉर्ड कर रहा हूं 1, फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगा MTP2 डिस्कस करेंगे उसमें। एक बात बच्चों को और पता है कि आरटीपी में होते हैं 20 क्वेश्चन और वो 20 चैप्टर को कवर करते हैं, लेकिन आपके जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं एमटीपीज, ये होते हैं फाइनल एग्जाम के पैटर्न। और फाइनल एग्जाम्स का पैटर्न सबको पता है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। तो पहले हम इसमें एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और फिर हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव डिस्कस। और बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज ये रहती है कि सर आप हमें एक ओवरऑल व्यू दे दो कि इस एमटीपी में कुछ खास है क्या। तो इसका जवाब है नो। बिल्कुल आसान एमटीपी है बेटे। मुझे तो कोई क्वेश्चन हार्ड दिखा नहीं इसके अंदर, या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो कॉन्सेप्ट्स के बाहर हो। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी कवरेज आईसीआई की, उसके अंदर अंदर ये सारा एमटीपी बना हुआ है। जो क्वेश्चन तो सिमिलर है या रिपीट है, वो तो क्लास बुक के क्वेश्चन नंबर की रेफरेंस देके मैं निकल जाऊंगा। और जहां मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा नया नजर आया, मेरी बुक में या तो सेम क्वेश्चन नहीं है या सिमिलर क्वेश्चन नहीं है, वो मैं कराऊंगा आपको। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं उनको दोबारा करने से क्या हो जाएगा, वो तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेटे मैं एमटीपी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारी नवंबर की सीरीज है और 100 मार्क्स का पेपर है। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। आपका जो पार्ट 1 है वो एमसीक्यूज का है और जो पार्ट 2 है ये डिस्क्रिप्टिव है। इसकी कवरेज 30 मार्क्स की है, इसकी कवरेज 70 मार्क्स की है। एमसीक्यू सबको पता है, 15 क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के हैं। एक केस स्टडी सी दे रखी होती है और उसमें एएस का एप्लीकेशन करना होता है आपने। तो मैं इसको शुरू करने जा रहा हूं बेटे। ये हमारा बेटे पार्ट नंबर 1 है। पार्ट 1 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज 30 मार्क्स। पार्ट 1 इज कंपल्सरी केस सिनेरियो। फटाफट से शुरू करते हैं और इसको निपटाते हैं। ये हमारा बेटे पहला केस है, मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं। ये हमारा पहला केस है, ये हमारा फर्स्ट केस है बेटे। ये सारे एमसीक्यू मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं। ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिए और ये सॉल्यूशन भी लगा दिए। आओ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो केस स्टडी है बेटे, इसमें एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक इसमें है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये इन्होंने मिक्स्ड केस स्टडी बनाई है। काफी सारी इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के चलेंगे हम। हमें क्वेश्चन बता रहा है जी, अल्फा लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स एज ऑन March 25। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। जब हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले डेट मार्क करते हैं। डेट्स का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, डिबेंचर है, बैंक लोन है, ये सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, हम हाईलाइट करते जाएंगे। मुझे एक बार आगे पढ़ने दो। On 31st March 25, Alpha Limited decided to reconstruct the company, for which necessary resolution was passed. Accordingly, it was decided। ये कंपनी बेटे लॉस में है, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दे रखा आपको, और जैसी क्वेश्चन ने पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दिया, घंटी बज जानी चाहिए कि रिकंस्ट्रक्शन तो होगा, तभी कंपनी चलेगी। तो अब आपको रिकंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इन्होंने। देखो जरा क्या क्या पॉइंट्स बता रहे हैं। पहला पॉइंट, 9% डिबेंचर्स को जी आप सेटल कर दो
in full by issuing them 15,000 equity shares of 10 each। मैं गया इनके बैलेंसेस में, ये रहे मेरे 9% डिबेंचर्स 2 लाख रुपए के हैं। तो 2 लाख के डिबेंचर हैं, लेकिन आपने इनको 1.5 लाख के शेयर्स दे दिए हैं, तो एंट्री पास हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 50,000 रुपीज। क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है, फुल। सेटल कर दो इसे आप। तो 2 लाख के डिबेंचर हटा के 1.5 लाख के शेयर आ जाएंगे, 50,000 आपने काट लिए हैं, वो आपका रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे, और वो जो पैसा कैपिटल रिडक्शन में इकट्ठा होगा वो लॉसेस को राइट ऑफ करने में काम आ जाएगा। ये तो आपको आता है, ये कोई नई चीज थोड़ा ना आपके लिए, हमने तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हुए। मैं बी पॉइंट में आ गया। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गिव अप 40% ऑफ देयर कैपिटल इन एक्सचेंज फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख रुपीज। इक्विटी शेयर होल्डर 40% छोड़ देगा, गिव अप, सैक्रिफाइस। वो कह रहा है जी मेरे से 40% ले लो और उसके बदले में मेरे को 11% डिबेंचर दे दो। पुराने डिबेंचर सेटल हो गए, नए डिबेंचर आ गए। मैं गया इनके बैलेंसेस में, मेरे पास इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच के, और वो भी 50,000, ये यहां पे होना चाहिए था। अगर मेरे पास 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, तो ये बनते हैं 5 लाख के। इसका 40% कितना, 2 लाख रुपए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी 5 लाख की है, इनसे 40% ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, और उसके बदले में डिबेंचर दे दो 1 लाख के। तो मैं एंट्री पास कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए टू डिबेंचर्स 1 लाख रुपए, और जो बाकी का 1 लाख रुपए है वो कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा। एंट्री पास हो गई। अगर आप मुझसे पूछो कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी, तो अगर आप यहां देखें तो मेरी कैपिटल है 5 लाख की, मैंने इसमें ऐड किया 150। क्यों? पुराने डिबेंचर्स को नए शेयर दिए थे और मैंने इनसे सैक्रिफाइस ले लिया 2 लाख रुपए का। मैं यहां तक क्वेश्चन ले आया हूं। सी कहता है जी बैलेंस ऑफ पी एंड एल टू बी रिटर्न ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हटा दो। तो मैंने एक एंट्री पास कर दी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए का पी एंड एल नेगेटिव पड़ा था, राइट ऑफ कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है, बच्चों वाली एंट्री है। फिर हमें क्वेश्चन कहता है जी इक्विटी शेयर इश्यू कर दो आप 1 लाख रुपए के, पैसे वैसे की जरूरत होगी। हम एक एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईएससी 1 लाख रुपए। कैश आ गया, कैश भी आ गया, लॉसेस भी राइट ऑफ हो गए, पुराने डिबेंचर सेटल हो गए, नए डिबेंचर आ गए। और अगर आप मुझसे पूछें कि कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, 1 लाख रुपए फिर प्लस हो जाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछे रिवाइज्ड कैपिटल कितनी है, तो रिवाइज्ड कैपिटल आपकी 3, 4.5, 5.5 हो गई। तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, हालांकि ये तो क्वेश्चन एमसीक्यू का है, अगर मुझे बैलेंस शीट बनानी होती, मैं उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल रिवाइज करके नोट्स टू अकाउंट्स में नोट बना के 5.5 लाख रुपए निकाल के देता आपको। इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। तो ये जो आपका पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है ये वाइप आउट हो गया, आपके जो पुराने डिबेंचर्स हैं ये सेटल हो गए, आपकी जो कैपिटल है ये रिवाइज हो गई। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इफेक्ट आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे आगे पढ़ने दो। मुझे क्वेश्चन आगे कहता है सर इन एडिशन टू अबव, ये जो ऊपर आपने काम किए हैं इसके अलावा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज आल्सो प्रेजेंटेड बाय अल्फा ऑन 1 अप्रैल। 31 मार्च को स्कीम बना दी, अगले दिन नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, यानी इसका स्कीम से कोई लेना देना नहीं है, स्कीम खत्म हो गई आपकी। अब कुछ और एक्टिविटीज बता रहा है। पहला, इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन एडवांसेस गिवन टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स 3,000। अगर ये क्वेश्चन कैश फ्लो का है तो जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट इनकम को हम इन्वेस्टिंग में लेके जाते हैं
और इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड को हम फाइनेंसिंग में लेके जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट वही इन्वेस्टिंग में जाता है जो इन्वेस्टमेंट से आता है, लेकिन ये इंटरेस्ट आपको मिला है सप्लायर से। सप्लायर आपके होते हैं ऑपरेटिंग नेचर के, तो ये जो 3,000 रुपए हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाने चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आपको सप्लायर से मिला है। एक आपने टैक्सेशन लायबिलिटी को सेटल कर दिया है 14,000 रुपए पे। अगर आप इनकम टैक्स पे करेंगे तो इनकम टैक्स भी ऑपरेटिंग नेचर का है, कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करेंगे तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, नॉर्मल टैक्स है तो ऑपरेटिंग में जाता है। फिर एक डेटर है सर 40,000 का, इंस्टॉलमेंट हो गया है, 40% अमाउंट आपको मिल गई है। तो मुझे एक बात बताएं, 40,000 का आपका डेटर है, आपको 40% इससे रिकवर हो गया है, तो आपको मिल गया 16,000। अगर डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर, सप्लायर, एक्सपेंसेस, टैक्सेशन सब ऑपरेटिंग होते हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग में तो दो चीजें जाती हैं, एक आपकी शेयर कैपिटल और एक आपके लोन्स। इन्वेस्टिंग में दो ही चीजें जाती हैं, या तो आपके पीपी और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, बाकी सब ऑपरेटिंग में जाता है। आपको पता ही है सारी चीज का फंडा, आपको समझाया होगा, कैश फ्लो में मैंने काफी टाइम लगाया था क्लास में। डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन बीटा 1 रुपी पर इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है शेयर में, 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, और जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और वहां से डिविडेंड आएगा वो इन्वेस्टिंग है। अब 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है, मैं क्या बैलेंसेस में मैंने इन्वेस्टमेंट को चेक किया, मैंने 10,000 शेयर खरीद रखे हैं, कितने के, 125 के, तो 10,000 शेयर हैं, 1 रुपी का डिविडेंड है, तो 10,000 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा। मैंने किसी बीटा कंपनी के 10,000 शेयर खरीद के रखे हुए, एक शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड है, 10,000 का डिविडेंड आ गया, तो ये जो डिविडेंड है 10,000 का ये इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। फिर आपने एक मशीन बेची है सर, लॉस पे बेची है, और इसकी कैरिंग अमाउंट है 15,000 रुपए। बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू, कैरिंग अमाउंट एक ही तो चीज है। अगर 15,000 रुपए की कैरिंग अमाउंट है, आपको 3,000 का लॉस हो गया, तो फिर आपने बेचा कितने में, 12,000 रुपए में, ये भी इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्योंकि ये आपका पीपीई है, और पीपीई कहाँ जाता है आपका, इन्वेस्टिंग में जाता है। सारा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम भी पढ़ ली, इनके कैश फ्लो भी पढ़ लिए। अब मुझे एमसीक्यू के हिसाब से आंसर देना है। मैं चला गया इनके एमसीक्यू में। फर्स्ट एमसीक्यू बताओ, द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कहता ऑपरेटिंग में बताओ कितना कैश फ्लो आएगा। तो आ जाओ, एक तो ऑपरेटिंग ये रहा, एक ऑपरेटिंग ये रहा, और एक ऑपरेटिंग ये रहा। बताओ जरा, 3,000 रुपए का तो मुझे इंटरेस्ट मिला है, 14,000 रुपए मैंने टैक्सेशन के पे किए हैं, और 16,000 रुपए मुझे डेटर से मिले हैं, तो 5,000 रुपए हो गए ऑपरेटिंग के। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके ऑपरेटिंग के हैं। तो कट कटा के 5,000 बनता है, देखो है ऑप्शन में, ये रहा सर 5,000, तो ऑप्शन बी, बी। कहता बताना जी जरा, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग से कितना आएगा। इन्वेस्टिंग में दो चीजें जा रही हैं, एक तो आपका इन्वेस्टिंग में 10,000 का डिविडेंड जाएगा, एक 12,000 रुपए का सेलिंग प्राइस जाएगा। ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, 22,000 रुपए। 10,000 का डिविडेंड मिला है, 12,000 रुपए आपको मिले हैं सेल ऑफ प्लांट से, 22,000 का कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग में जाएगा। ढूंढो, है कोई 22,000 का ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन डी। ये कोई क्वेश्चन है बेटे, क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लगेगा लगेगा, सॉल्यूशन में कोई टाइम नहीं लगता। फिर मैं आ गया जी थर्ड में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 1 अप्रैल। बताओ, कैश का क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है आपसे, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है, पहले ओपनिंग तो चेक करो, ये रहा कितना है, 65,500। इसमें सारे कैश प्लस माइनस कर दो। अच्छा मैं यहां लिख देता हूं, 65,500 प्लस, क्या इसमें कोई कैश है, नहीं है जी, शेयर देने हैं। क्या इसमें कोई कैश है, नहीं है। क्या इसमें कोई कैश है, क्या इसमें कोई कैश, हाँ जी है,
1 लाख रुपए के शेयर इशू किए हैं आपने, इशू, बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ो। एक इंटरेस्ट मिला आपको 3,000 रुपए का, प्लस करो 3,000। एक आपने टैक्सेशन पे किया है 14,000 का, ये कैश में से कट जाएगा। एक 16,000 रुपए मिले हैं डेटर से, प्लस करो 16,000। एक आपको डिविडेंड मिला है 10,000 का, प्लस करो 10,000। एक 12,000 रुपए आपको मिले हैं प्लांट से, प्लस करो 12,000। सारे कैश इनफ्लो आउटफ्लो प्लस माइनस कर दिए मैंने, एक तरह से कैश अकाउंट बना दिया। टोटल मारो, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, पता करो कितना आ रहा है। 65,500, 1 लाख रुपए, फिर 3,000 रुपए माइनस 14,000 रुपए, प्लस 16,000, प्लस 10,000, फिर प्लस 12,000, 1,92,500। ढूंढो ऑप्शन में है क्या। ये रहा सर, है ये रहा 192,500। सारा प्लस माइनस करके यही आएगा, ए आ गया इसका आंसर। आपके 3 एमसीक्यू हो गए, 6 नंबर पक्के हो गए, हर एमसीक्यू 2 नंबर का है। ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्वेश्चन क्या मांग रहा है जी, फोर्थ में, द बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्कीम पास होने के बाद बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, ये हमने निकाल रखी है सर, 5.5 लाख रुपए आएगी। इश्यू भी हुए, सेक्रीफाइस भी हुआ, रिवाइज करके 5.5 लाख आ गया। ऑप्शन में ढूंढो है क्या, ये रहा सर 5.5 लाख रुपए। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। मैं आ गया जी 5वें पॉइंट में। फिक्स्ड एसेट्स हेल्ड फॉर सेल will be classified in the balance sheet as per Schedule 3 of the Companies Act। अगर आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है और वो हेल्ड फॉर सेल है, आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की डेफिनेशन में जाओ। उसमें हमने बोला था कि फिक्स्ड एसेट होते हैं हेल्ड फॉर यूज, पर यहाँ पे क्या है, हेल्ड फॉर सेल। तो कहता है बताओ कौन सी हेडिंग में आएगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट है, नो। क्या ये डेफर्ड टैक्स है, नो। क्या ये नॉन करंट एसेट है, नो। नॉन करंट एसेट में तब आता जब हेल्ड फॉर यूज होता, ये तो हेल्ड फॉर सेल है। इसका ऑप्शन है बी, इसको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में शो करेंगे, बी। खत्म हो गई बात। क्या क्या ऑप्शन है देखो, बी, डी, ए, सी, बी, सी एंड बी, ये 5 ऑप्शन है। बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी, इसको चेक कर लेते हैं। बी डी ए सी बी, पांचों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंस्टीट्यूट की तरफ से भी कोई गलती नहीं है, हमारी तरफ से भी कोई गलती नहीं है, आंसर मैच हो गया आपका। 5 क्वेश्चन हो गए, 10 नंबर पक्के हो गए आपके, एक केस भी हो गया आपका। अच्छा जी सर, अब हमें सेकंड केस में जाना चाहिए। ये हमारा सेकंड केस है। ये सर इन्होंने बनाया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मैंने जब आपको क्लास में AS9 के क्वेश्चंस कराए थे, तो कुछ क्वेश्चन उसमें मैंने स्टडी मैट से भी कराए थे। स्टडी मैट में आखिरी के जो 2-3 क्वेश्चन थे वो अलग वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करके दिए थे आपको, ये वही क्वेश्चन है। ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है बेटे, MCQ के फॉर्म में आ गया, कोई खास बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान है। बीच रिजॉर्ट्स आर लीडिंग रिजॉर्ट्स इन दी सिटी, कोई होटल की चेन है सर। इट परचेज्ड 5 एयर कंडीशनर्स फ्रॉम हरी लिमिटेड फॉर इट्स रिजॉर्ट। कितने AC खरीदे हैं इन्होंने, 5। खरीदने वाले के लिए PPE डेप्रिशिएबल एसेट है, और बेचने वाले के लिए सेल ऑफ AC, उसके लिए रेवेन्यू है। हरी लिमिटेड सोल्ड 5 AC to beach resort for 45,000 each, which includes installation fees of 1,000 for each AC। बताओ AC का दाम क्या है, 45,000, लेकिन उसमें इंक्लूड है 1,000 रुपए का इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन फ्री नहीं है,
इंस्टॉलेशन पेड है। तो अगर हम उससे पूछें कि अगर 45,000 रुपीज है, मैं इसको तोड़ूंगा, 44,000 रुपए तो एसी के हैं यानी गुड्स के हैं, और 1,000 रुपए किस चीज के हैं, इंस्टॉलेशन के हैं यानी सर्विस के हैं। 44,000 गुड्स के हैं, तो गुड्स का रेवेन्यू कब बुक होता है, अगर आपने इनवॉइस काट दिया है, गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, उन पे कंट्रोल बायर का है, आप सेल बुक कर लो। लेकिन अगर सर्विस इनकम की बात करें, आप सर्विस पूरी कर दो, आप अपनी रेवेन्यू बुक कर लो। तो एसी को बेचना अलग चीज है और उसकी इंस्टॉलेशन अलग चीज है, क्योंकि आपने पैसे कह के लिए कि ये एसी के, ये इंस्टॉलेशन के। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कहता है जी, कंपनी ऑल्सो ऑफर्स 1 ईयर वारंटी फॉर एनी रिपेयर। रिपेयर, वारंटी, जैसे इसने वारंटी वर्ड यूज किया, वारंटी यूज करते ही मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में चला गया, और AS 29 साफ साफ कहता है कि आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। प्रोविजन की कंडीशन याद है, देयर शुड बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वेदर लीगल और कंस्ट्रक्टिव, इट शुड बी ड्यू टू पास्ट इवेंट्स, आउटफ्लो शुड बी प्रोबेबल एंड रिलायबल एस्टिमेट शुड बी अवेलेबल। तो मैं वारंटी में क्या बोलता हूं, आपने कस्टमर को माल बेचा है, आपने प्रॉमिस कर दिया, ये कंस्ट्रक्टिव प्रॉमिस है आपका कि अगर गुड्स खराब हो गए तो आप रिपेयर करा के देंगे। तो कितने गुड्स खराब होंगे, कितना रिपेयर जाएगा, आपको एस्टिमेट करना पड़ता है पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वारंटी का प्रोविजन बना के छोड़ देते हैं P&L में। तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं वारंटी का। क्या इसका रेवेन्यू पे इंपैक्ट आता है, नहीं नहीं, प्रोविजन बनाना अलग चीज होती है। इसके लिए हम एक एंट्री पास कर देते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजंस। मुझे आगे पढ़ने दो क्या कहता है क्वेश्चन। द कंपनी ऑल्सो ऑफर्ड 500 पर AC एज ट्रेड डिस्काउंट। लो कर लो बात, ट्रेड डिस्काउंट तो बच्चे बच्चे को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट तो आपका यहां से कटेगा, ट्रेड डिस्काउंट तो बिल पे रिफ्लेक्ट होता है और सेल में से कट जाता है। इसका मतलब आपका AC 43,500 का है, आपने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, रेवेन्यू कम करो अपना। कैश डिस्काउंट P&L में जाता है, अलग से शो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट आपका रेवेन्यू में से कट जाता है। ट्रेड डिस्काउंट तो बिल में रिफ्लेक्ट होता है ना बेटे, ये तो वॉल्यूम डिस्काउंट होता है, क्वांटिटी डिस्काउंट होता है आपका। मैं कोई नई चीज तो नहीं बता रहा, सारी चीजें आपकी नॉलेज में है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर 300 घंटे की क्लास लेने के बाद भी ये फंडामेंटल क्लियर नहीं है बेटे, तो फिर कमी आपकी तरफ से है। मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको। बीच रिजॉर्ट प्लेस्ड ऑर्डर ऑन 15th मार्च एंड मेड पेमेंट ऑन 20th मार्च। 15 मार्च को हमने ऑर्डर प्लेस किया, 20 मार्च को हमने पेमेंट कर दी। बैलेंस शीट कब बनती है, 31 मार्च को। तो 31 मार्च से पहले पहले ऑर्डर भी प्लेस हो गया, पेमेंट भी हो गई, और जो AC हैं वो डिलीवर हो गए 27 मार्च को, काम खत्म। बैलेंस शीट से पहले पहले गुड्स आपके डिलीवर हो गए हैं, बैलेंस शीट डेट से पहले पहले गुड्स आपके डिलीवर हो गए हैं, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया है। द इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड ऑन April 5। ओके, ये तो करंट ईयर का मामला है, ये नेक्स्ट ईयर का मामला है, ये तो नेक्स्ट ईयर का मामला है, यानी इसका मैं रेवेन्यू करंट ईयर में बुक कर सकता हूं और इसका रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर में बुक करूंगा 25-26 में, क्योंकि मेरी जो क्लोजिंग डेट है वो March 25। अब ये आपसे पता है क्या पूछेगा, बताओ जी AC का रेवेन्यू कब बुक करेंगे, इंस्टॉलेशन का रेवेन्यू कब बुक करें। तो इंस्टॉलेशन अगले साल होगी, तो इंस्टॉलेशन का जो आपको इनकम मिलेगी वो अगले साल बुक कर लेंगे। AC आपके डिलीवर हो गए हैं, पैसे वैसे सब सेटल हो गए हैं, वो करंट ईयर में बुक कर लो। बच्चों वाले क्वेश्चन है बेटे, मुझे बताओ क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट MCQ बताओ, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी एज ऑन March 31st। रेवेन्यू पूछ रहा आपसे, रेवेन्यू तो करना क्या है, 43,500 इंटू 5, एक AC आपका 43,500 का है, 5 AC 2 17,500 के बनते हैं। तो ये रेवेन्यू आप अभी बुक कर लो, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड है।
गुड्स डिलीवर हो गए हैं, पेमेंट हो गई है, इनवॉइस बन गया है, तो इसका ऑप्शन है बी। ये कोई क्वेश्चन है बेटे, बताना। अच्छा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, नेक्स्ट ईयर पूछ रहा है आपसे। तो इंस्टॉलेशन है 1,000 रुपए पर एसी की, 5 एसी की 5,000, अगले साल ये बुक कर लेंगे। ये लो, ऑप्शन है ए। एसी अभी बुक कर लो, इंस्टॉलेशन अगले साल बुक कर लेंगे। फिर हमसे पूछ रहा है जी, व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर ट्रेड डिस्काउंट। कहता ट्रेड डिस्काउंट का क्या होगा, रेवेन्यू में से कम होगा और क्या होगा। ट्रेड डिस्काउंट को पीएनएल में थोड़ा ना जाता है। क्या क्या ऑप्शन दिए पढ़ना जरा। कहते जी ट्रेड डिस्काउंट को हम तब रिकॉग्नाइज करेंगे जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर 1 ईयर, क्या बात है। ट्रेड डिस्काउंट जी द सेम विल बी रिकॉग्नाइज्ड सेपरेटली इन पीएनएल। ट्रेड डिस्काउंट पीएनएल में थोड़ा ना जाता है। ट्रेड डिस्काउंट ना तो पीएनएल में जाएगा, ना वारंटी तक वेट करना पड़ेगा, ना इंस्टॉलेशन का वेट करना पड़ेगा। ट्रेड डिस्काउंट आपका एसी से रिलेटेड है, एसी डिलीवर हो गए। द ट्रेड डिस्काउंट्स आर डिडक्टेड इन कैलकुलेटिंग द रेवेन्यू, इसका बी ऑप्शन है सर, बी, क्योंकि ये बिल पे रिफ्लेक्ट होता है। बेटे एसी आपके गुड्स हैं, इंस्टॉलेशन आपकी सर्विस है। AS9 5 चीजों को कवर करता है, सेल, सर्विस, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड। तो सेल पे सेल के रूल लगाओ, सर्विस पे सर्विस के रूल लगाओ, बात खत्म हो गई। रेवेन्यू में से लेस करके आप बाकी रेवेन्यू बुक कर लो अपना। ये कोई क्वेश्चन है। अच्छा जी, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में। इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू डू एनीथिंग फॉर अकाउंटिंग 1 ईयर वारंटी प्रोवाइडेड बाय इट। क्वेश्चन कह रहा है वारंटी का क्या करें, वारंटी का क्या करना है, पीएनएल में प्रोविजन बना लो बस आप। अच्छा, पहला कहता है जी नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, है ना बेवकूफों वाली बात। कहते जी अकाउंटिंग फॉर क्लेम्स विल बी डन ऑन कैश बेसिस, बिल्कुल गलत बात। कोई अकाउंटिंग मत करो, गलत बात है। जब जब कोई क्लेम मांगेगा तब बात करेंगे, ये भी गलत बात है। अजी कंपनी कोई चार्ज नहीं कर रही वारंटी का, इसलिए कोई नीड नहीं है प्रोविजन क्रिएट करने की, ये भी गलत बात। अगर आपने प्रॉमिस किया है वारंटी का तो आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। ये रहा इसका बी आंसर है। एज देयर एग्जिस्ट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर फॉर 1 ईयर, द कंपनी शुड एस्टिमेट द अमाउंट एंड इट मे हैव टू इनकर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग पास्ट ट्रेंड्स, क्रिएट अ प्रोविजन एज पर AS29, बिल्कुल ठीक कह रहा है जी, बी। 4 ऑप्शन हो गए, पिछले का ऑप्शन क्या आया था, बी। बी, ए, बी, बी, लो जी 4 क्वेश्चन हो गए आपके। ये क्वेश्चन AS9 का था। बी, ए, बी, आंसर चेक कर लेते हैं। ये रहा जी, बी, ए, बी, ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके AS9 के। ये क्वेश्चन कितने नंबर के थे, 10 मार्क्स के, और ये कितने के, 8 मार्क्स के। 18 नंबर के आपके MCQ हो गए, टोटल 30 नंबर के MCQ आते हैं, 9 क्वेश्चन हो भी गए आपके। कितने क्वेश्चन रह गए, 6 क्वेश्चन रह गए। लो अगले केस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, और ये इस पे हमारे केस स्टडीज आ गए। अब ये क्वेश्चन किस चीज पे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे। एक बात सारे बच्चों को पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की जो वैल्यूएशन है वो हम किस पे करते हैं, वैल्यूएशन एट कॉस्ट। शॉर्ट टर्म की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर।
और जब हम लॉन्ग टर्म में आते हैं तो मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं क्लास में कि जिस इन्वेस्टमेंट को बेचना ही नहीं, हम उसका प्राइस क्यों चेक करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लंबे टाइम तक रखना होता है, मोर देन 1 ईयर। तो जिसको बेचना ही नहीं, मैं उसका प्राइस क्यों चेक करूंगा। और जब मैं मार्केट प्राइस चेक ही नहीं करूंगा तो डिक्लाइन आएगा ही नहीं। मान लो मैंने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की खरीदी है, ये मेरी कॉस्ट है, और इसकी मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट डेट को 80 रुपए की रह गई, तो क्या मैं 20 रुपए का लॉस प्रोवाइड करूंगा? नो, मैं इग्नोर करूंगा मार्केट वैल्यू को। लेकिन मैं इसमें कंडीशन बताता हूं हमेशा, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? डिक्लाइन इन वैल्यू शुड नॉट बी परमानेंट। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदी और उसमें डिक्लाइन आ गया और वो डिक्लाइन परमानेंट नेचर का है, अगर वो डिक्लाइन परमानेंट नेचर का है तो फिर आप ये 20 रुपए को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डिक्लाइन करना पड़ेगा। अगर आप इसको एट कॉस्ट दिखाना चाहते हैं, प्रोवाइडेड डिक्लाइन शुड नॉट बी परमानेंट, इफ इट इज परमानेंट डिक्लाइन विल बी रिकॉर्डेड। परमानेंट डिक्लाइन अगर हो गया, आपने कहीं पैसे लगाए वो डूब गए, कंपनी भाग गई, या कंपनी की वैल्यू गिर गई, आपका पैसा डूब गया, क्या करेंगे बताओ। यस बैंक का शेयर 500-500 रुपए का बिकता था, एक टाइम पे 5 रुपए का आ गया था, बैंक लॉस में था, तो लोगों को पता था यार ये रिकवर तो होने नहीं, डूब गए पैसे। लोग आईपीओ में पैसा लगाते हैं, कुछ लोगों का धंधा ही आईपीओ में पैसा लगाने का है, तो कंपनी नहीं परफॉर्म करती उस हिसाब से, तो फिर आपको जज करना पड़ता है कि यार ये रिकवर होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे तो राइट ऑफ करो। मेरी बात समझ रहे हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे आती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मार्केट प्राइस नहीं देखना, डिक्लाइन नहीं देखना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो डिक्लाइन परमानेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिक्लाइन परमानेंट हो गया फिर आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसी चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, चलो इसी बहाने से हमारा रिवीजन हो गया कॉन्सेप्ट का। मैं जरा क्वेश्चन आगे रीड करता हूँ बेटे, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो क्या कहता है। अ कंपनी इज engaged in refining, transportation and marketing of petroleum products। काफी अच्छा काम है जी। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 25, मैं लिख लेता हूं, 24-25 की बात हो रही है, ठीक है। इट एक्वायर्ड अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अनदर PSU फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1551 पर शेयर। ओके, मैंने कोई सब्सिडरी खरीदी है सर, सब्सिडरी एक्वायर्ड, 70% स्टेक खरीदा है मैंने। 70% तो नहीं लिखा हुआ, चलो कंट्रोलिंग तो लिखा हुआ है, लो कंट्रोलिंग है तो सब्सिडरी है, कितने में? पर शेयर। तो ये क्या है? ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, और मैं एक एंट्री पास कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1551 रुपए। जितने में खरीदा, सस्ता खरीदा, महंगा खरीदा, मेरी कॉस्ट हो गई। और एक बात हो रहा है बेटे, अगर आपने सब्सिडरी खरीदी है तो सब्सिडरीज हमेशा लॉन्ग टर्म बेसिस पे खरीदी जाती है। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब आप कोई बिजनेस खरीद रहे हैं और लंबे टाइम तक चलाएंगे, इतने बड़े डील शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। ये बात मैं आपको होल्डिंग सब्सिडरी के चैप्टर में भी बताता हूं हमेशा। अगर आपने सब्सिडरी के शेयर खरीदे और आपकी इंटेंशन है शॉर्ट टर्म, तो कंसोलिडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में कंसोलिडेशन एग्जम्प्टेड होता है आपका। लॉन्ग टर्म में हम CFS बनाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म ही होगा। द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन 18th Feb वर 192.58 and 876 per share respectively।
ये जो आपने 1551 रुपए का शेयर खरीदा है, इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट वैल्यू जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, ये तो आ रही है 192 रुपए 58 पैसे। लेकिन इसका जो मार्केट प्राइस है, वो मार्केट प्राइस चल रहा है 876। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, बुक वैल्यू तो बहुत नॉमिनल है 192 रुपए। मैं खरीद रहा हूं 1551 रुपए में, मैंने तो बहुत महंगा शेयर खरीद लिया। मार्केट वैल्यू चेक करी तो वो 876 है, मैं खरीद रहा हूं 1551 रुपए में, ये तो मार्केट वैल्यू से भी बहुत हाई है। तो जिसके पैसे लग रहे हैं उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू कम है, हमने तो इतने में खरीदा, ये मेरी कॉस्ट है। मैंने महंगा खरीदा, सस्ता खरीदा, मेरी कॉस्ट है, मैंने कुछ सोच के खरीदा होगा। मतलब मैंने जो बिड लगाई है वो मार्केट वैल्यू से भी डबल है एक तरह से। कहां 876, कहां 1551। मैंने बहुत एक्स्ट्रा पेमेंट की है इसमें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे लिखूंगा 1551 रुपए, खत्म हो गई बात। क्वेश्चन मुझे आगे कह रहे हैं, द कंपनी पेड अ स्ट्रेटेजिक प्रीमियम 675 पर शेयर ड्यू टू वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फैक्टर्स। इतने का प्रीमियम दिया है, मार्केट प्राइस बताओ क्या है? 876। मैंने इसमें जोड़ा 675, 1551 आ गए। मुझे दिख रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है, मार्केट वैल्यू 876 की है, मैं दे रहा हूं 1551, फालतू दे रहा हूं। उसको कहता है स्ट्रेटेजिक प्रीमियम है। हमारे दिमाग में स्ट्रेटेजी है, हम कोई बात नहीं पैसा बना लेंगे, हमें पता है हमने महंगे शेयर खरीदे हैं। तो ये जो 675 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, क्या चीज है? अरे कॉस्ट है भाई, आपने 1551 दिए हैं ना, ये आपकी कॉस्ट है। आपने शेयर महंगा खरीदा, सस्ता खरीदा, कोई मायने नहीं है इस बात के, वो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1551 रुपए, दैट्स इट। बुक वैल्यू क्या है? अरे छोड़ो। मार्केट वैल्यू? अरे छोड़ो। प्रीमियम कितना? अरे छोड़ो। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे लिए बेकार है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 1551 पे रिकॉर्ड करके लॉन्ग टर्म मानूंगा और कॉस्ट पे वैल्यू करता रहूंगा। कितना प्रीमियम दिया, क्या मार्केट वैल्यू है, क्या बुक वैल्यू, हमने क्या लेना है सर? बेकार की चीजें बता रहा मुझे। लो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बेकार की इंफॉर्मेशन है, मैंने हटा दिया सब कुछ, स्क्रीन से हटा देता हूँ। लो, ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब जो चीजें बता दी हैं वो स्क्रीन से हट जानी चाहिए। मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो, क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन आगे क्या कहता है सर? द कंपनी क्लासिफाइड द एक्वायर्ड शेयर्स एज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अगर ये नहीं भी कहता तो भी मैं लॉन्ग टर्म ही मानता, क्योंकि सब्सिडरी में लॉन्ग टर्म ही होता है। एंड अकाउंटेड फॉर देम एट कॉस्ट 1551 पर शेयर। बिल्कुल ठीक किया, ओके रिपोर्ट है, कॉस्ट मान रहा है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। नो प्रोविजन फॉर डिमिन्यूएशन इन वैल्यू वाज मेड, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई डिक्लाइन आ गया, इसने रिकॉर्ड नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर डिक्लाइन आता ही नहीं, हम देखते ही नहीं, मार्केट में कुछ भी चलता रहे, पर वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। However, Schedule 3 of Companies Act requires the aggregate market value of quoted share to be disclosed and this has been reflected. Notes to accounts में हमने बता दिया है कि ये हमारी कॉस्ट है, ये मार्केट वैल्यू है, वो रिफ्लेक्ट कर दिया। अरे छोड़ो ना यार, बेकार की चीजें, मुझे आगे पढ़ने दो। 28 मार्च आ गई सर, ये कौन सी डेट है? बैलेंस शीट से 3 दिन पहले, 28 मार्च। जो मार्केट प्राइस है शेयर्स का वो 880 रह गया। मेरे को पढ़ना ही नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैं मार्केट वैल्यू क्यों पढ़ूं? मुझे वैल्यूएशन करनी ही नहीं। बाय 18th जुलाई द प्राइस हैड ड्रॉप्ड टू 300। अगले साल प्राइस 300 रह गया। ये जो 18 जुलाई है, ये तो 25 26 शुरू हो गया ना, ये तो नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है ना, मैं इसको क्यों पढ़ूंगा? मुझे तो 31 मार्च की अकाउंटिंग करके दिखानी है। 18 जुलाई साल के बीच का कोई दिन है, वैल्यूएशन तो बैलेंस शीट डेट को होती है,
तो 18 जुलाई कोई बैलेंस शीट डेट थोड़ा ना है, बेकार की चीज कर रहे हैं। मार्केट में चेंजेस आते रहते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप वैल्यू करोगे भी तो भी बैलेंस शीट डेट को ही करोगे, नहीं बेकार की बातें कर रहे हो। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट डिक्लाइन इन वैल्यू इज नॉट परमानेंट, लिखा हुआ है साफ साफ, ये जो डिक्लाइन आया ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है तो टेम्परेरी है, इग्नोर करो। सो नो प्रोविजन वाज मेड, सारा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, क्या 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 क्रक्स है। एक इन्वेस्टमेंट खरीदी आपने 1551 रुपए की, मार्केट वैल्यू कई बार ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया, हमने इग्नोर कर दिया, कोई प्रोविजन नहीं बनाना क्योंकि परमानेंट नहीं है। अब आपसे एमसीक्यू पूछेगा, मैंने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 10, बताओ जी 10th क्वेश्चन क्या मांग रहा है। इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू करेक्ट एज पर AS 13, क्या ये करेक्ट है? यस ये करेक्ट है, लेकिन एक कंडीशन है, डिक्लाइन परमानेंट नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे आते हैं, प्रोवाइडेड डिक्लाइन इन वैल्यू शुड नॉट बी परमानेंट। तो क्या ये ट्रीटमेंट सही है? सही है, क्योंकि परमानेंट नहीं है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यस एज द इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, ये स्टेटमेंट सही नहीं है सर। सिर्फ लॉन्ग टर्म होने से आप लॉस अवॉइड नहीं कर सकते, डिक्लाइन परमानेंट नहीं होना चाहिए फिर आप लॉस अवॉइड कर सकते हैं। यस प्रोवाइडेड द डिक्लाइन इन वैल्यू इज नॉट अदर देन टेम्परेरी, बिल्कुल ठीक कह रहा है सर। ये अदर देन टेम्परेरी का मतलब होता है परमानेंट। लाइन दोबारा पढ़ो। यस प्रोवाइडेड दैट द डिक्लाइन इन वैल्यू इज नॉट परमानेंट, ये लाइन ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट इन्होंने किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि डिक्लाइन परमानेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी। स्टेटमेंट ये भी सही है ए वाली, पर ये कम सही है, बी ज्यादा सही है। नो नो ये तो वैसे ही गलत है, ट्रीटमेंट गलत कैसे हो गया, ट्रीटमेंट सही है, बस डिक्लाइन परमानेंट नहीं होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन आ गया बी। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या मांग रहा है। हाउ शुड द कंपनी assess whether the decline in market value is other than temporary, आपको कैसे पता लगता है कि आपका डिक्लाइन परमानेंट है? आपको कैसे पता लगता है कि आपका डिक्लाइन परमानेंट है? अच्छा पहला, बेस्ड सोनली ऑन द मार्केट प्राइस ऑन बैलेंस शीट डेट, क्या ये मार्केट प्राइस से पता लगता है? बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन ऑफ मार्केट प्राइस विद बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, क्या मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू के कंपैरिजन से पता लगता है? बाय कंसिडरिंग ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स सच एज फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इन्वेस्टी एंड एक्सपेक्टेड, ये रहा सी पार्ट सर, सी। मैंने क्या बोला, आपने पैसे लगाए कंपनी भाग गई, फाइनेंशियल हेल्थ से पता लगता है। मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट होता रहता है सर, मार्केट प्राइस से थोड़ा ना पता लगता है। परमानेंट डिक्लाइन का मतलब है आपने पैसा लगाया डूब गया, फाइनेंशियल हेल्थ से पता लगता है। मैंने यस बैंक की बात की, अभी क्या बोला, 500 का शेयर 5 रुपए का रह गया, बैंक को लॉस था, बैंक डूबने वाला था, फाइनेंशियल हेल्थ से पता लगता है सर। ये बातें तो आपकी नॉलेज में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, इफ अ प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू इज रिक्वायर्ड, अगर आपको डिक्लाइन रिकॉर्ड करना पड़े तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अरे भाई साहब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरेगी तो P&L में जाएगा, ये रहा इसका पहला ऑप्शन ए। कहता है जी इसको डेफर कर दो, अच्छा इसको इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट कर दो, इसका एक डिस्क्लोजर दे दो, बेकार की बात है। आपको P&L में प्रोविजन बनाना पड़ेगा डिक्लाइन के, तो इसका ऑप्शन क्या है बी, इसका ऑप्शन है सी ए, बी सी ए, बी सी ए। एक और क्वेश्चन भी है, कैन द प्रीमियम पेड फॉर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स बी अकाउंटेड फॉर सेपरेटली,
876 का मार्केट प्राइस था, एक आपने वो प्रीमियम दिया था कुछ, कितने का, 675 का, तो ये बना था 1551 रुपए, ये आपकी कॉस्ट बन गई थी। कहते क्या इसको अलग से रिकॉर्ड करें क्या, ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं शेयर खरीदने के लिए, क्या इसको सेपरेटली रिकॉर्ड करें? अरे पागल हो क्या, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड रखेंगे इसको हम। मेरे को इन्वेस्टमेंट 1551 की पड़ी है तो कॉस्ट का ही पार्ट है, मैं अलग से थोड़ा ना रिकॉर्ड करूंगा। नो, इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सी, बी, सी, ए, सी, अगले 4 आंसर है बी, सी, ए, सी। बी, हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं अभी, नो नो, बी, सी, ए, सी, हाँ अब ये ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन कौन से किए थे, 5, 1 2 3 4 5, फिर हमने किए थे 4, 1 2 3 4, ये हो गए। अब इस पे खड़े हम अगले 4 क्वेश्चन पे, बी, सी, ए, सी, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। और इसमें क्या चाहिए, रीडिंग हैबिट चाहिए। जिस बच्चे में पेशेंस नहीं है ना पढ़ने की, क्वेश्चन को रीड करने की, वो मार खा जाता है। आज का दौर है फास्ट स्पीड का, कोई भी आप गाना चला लो, फास्ट फास्ट चल रहा है, बच्चे को झट से याद हो जाते हैं सारे गाने। मैं जतिन को देखते रहता हूँ, वो कभी इंग्लिश गाना, कभी हिंदी गाना, बड़ी फास्ट लिरिक्स ऐसे गाता है वो, टक 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 टक, मैं ही देखते रहता हूँ इसने याद कैसे किया। हमारे टाइम पे तो जो गाने होते थे, उदित नारायण, कुमार शानू स्लो स्पीड में गाते थे, सोनू निगम, सोनू, समझ में आते थे लिरिक्स। अब आज के गाने हमें तो समझ ही नहीं आते, पर जनरेशन को आ रहे हैं, इसका मतलब जनरेशन हमसे फास्ट है, उनका दिमाग हमसे ज्यादा काम करता है। तो जब आप इतनी फास्ट स्पीड पे सॉन्ग्स को सुनते और याद कर सकते हैं, ये तो एएस है, ये तो झट से समझ में आने चाहिए आपको, और आपको तो मेरे से ज्यादा समझ में आने चाहिए। आपकी यंग जनरेशन है, आप मेरे से अगली जनरेशन है, फास्ट है आप, लेकिन पेशेंस की कमी है। हमारी जनरेशन में एक ही प्लस पॉइंट था, पेशेंस। हम हर चीज को टाइम देते थे, पर आज बच्चा टाइम नहीं दे रहा। वो सीए बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है आवर्स में, 100 घंटे, 150 घंटे, 200 घंटे। मुझे एक बात बताओ बेटे, जिस प्रोफेशन से आपने सारी उम्र रोटियां खानी है, जिस प्रोफेशन से कमा के आपने अपने शौक पूरे करने हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अरे उस प्रोफेशन को तो टाइम देना ही पड़ेगा। ये बात मैं आपको इंटर के लिए नहीं कह रहा, फाइनल के लिए कह रहा हूँ। फाइनल में भी बच्चे ये करते हैं, एक टीचर पढ़ा रहा है 300 घंटे में, एक पढ़ा रहा है 150 घंटे में, वो कहेगा ये पागल है 300 घंटे वाला, वो 150 घंटे वाले की क्लास उठा लेते हैं। अरे सोचो तो सही, इसने आवर कम किए कैसे, ये इतनी सारी चीजों को समेटेगा कैसे, सवाल ही नहीं पैदा होता। कट किया होगा कुछ ना कुछ, और अगर कट कर करके पढ़ोगे, रिजल्ट आ जाएगा, इंटरव्यू में मार खा जाओगे, क्योंकि नॉलेज तो पूरी है ही नहीं। जॉब नहीं जाना, प्रैक्टिस करोगे, क्लाइंट कुछ पूछेगा, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर किताबें खोलनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, जिस बच्चे ने रख ली पेशेंस, वो स्टडी टेबल पे बैठा है, पेशेंस के साथ पढ़ाई कर रहा है, टाइम दे रहा है चीजों को, मैं कह रहा हूं उसका रिजल्ट चाहे एक अटेम्प्ट ठहर के आए, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग सुखी रहेगा, मैं बता रहा हूं। सीए में पास फेल की कोई वैल्यू नहीं है, सीए में वैल्यू है डिग्री की, नॉलेज की। ये जो आप देखते हैं रैंक्स, AIR 1, AIR 5, 2, 3, ये सब कोचिंग सेंटरों के बिजनेस को चमकाने के लिए होते हैं बेटे। लाइफ में कौन सा बच्चा कितना ग्रो करेगा वो आपके हाथ में है। AIR 1 आने से जिंदगी में सक्सेस की गारंटी नहीं है, उसके लाइफ में भी उतना स्ट्रगल है जितना आपकी लाइफ में रहेगा, बस उसके लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी जल्दी आ जाती है, आपको टाइम लग सकता है, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। हमने पूरी जिंदगी दे दी सीए के प्रोफेशन को बेटे, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता इसको आज की तारीख में, क्योंकि मेरे जितना कोई सीनियर टीचर है ही नहीं इंडस्ट्री में अब। मैंने SRCC के बच्चों को सीए में फेल होते हुए देखा है, और एक आम बच्चा बिहार के किसी गांव का, उसको टॉपर बनते हुए देखा है, HDFC बैंक का नॉर्दर्न इंडिया का हेड बनते हुए देखा है उसको, लगन, पेशेंस और मेहनत से, इच्छा शक्ति से। अच्छे स्कूलों में पढ़ने से, अच्छी इंग्लिश बोलने से, फास्ट माइंड होने से सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस आएगी पेशेंस से,
टाइम देने से, प्रोफेशन को टाइम देने से, पढ़ाई को टाइम देने से चीजें धीरे धीरे ग्रो होती हैं। आज मैं कोई फ्रूट का पौधा लगाता हूं ना, मान लो मैंने आज अपने 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 लॉन में कोई पौधा लगा दिया, आज मान लो मैंने आम का पेड़ ही लगा दिया, वो भी फल देने में 3 साल लेता है और 3 साल तक उसकी केयर करनी पड़ती है। एक बार पौधा लग गया, फल आना शुरू हो गया, सारी जिंदगी खाओ आप। सेम 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 जो ऑब्जर्वेशन है मेरी स्टडी में है। मैं कहता हूं हम किताबी बातें पढ़ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बातें नहीं है, लेकिन आदत पड़ जाती है बच्चे को पढ़ने की, रीड करने की, पेशेंस होल्ड करने की। जिंदगी में मुश्किल से मुश्किल हालात आते रहते हैं, पेशेंस रहेगी तो आप पैनिक नहीं करोगे। बस ये चीज आपको बोलनी थी मैंने। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं बेटे, सॉल्व करने हैं। देखो मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, कुछ बच्चे हर्ट भी हो जाते हैं, वो कह रहे हैं यार बुड्ढा पागल हो गया ये। हम भी बेटे कभी आपकी एज में थे, हमने भी जिंदगी देखी है, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो जिंदगी को हम एक्सपीरियंस से बता सकते हैं आपको। मेरी एज है 45, तो आप ये मानो आपकी एज है मान लो 18, तो आप किसी बिल्डिंग के 18वें फ्लोर पे खड़े हैं, मैं 45वें फ्लोर पे खड़ा हूँ। जितना मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ, मैं नीचे ज्यादा क्लियरली देख सकता हूँ, मेरे को जिंदगी ज्यादा क्लियरली नजर आएगी, मेरा व्यू ज्यादा वाइड है। हो सकता है 18वें फ्लोर से आपको वो चीजें नजर ना आ रही हो, लेकिन मेरे को 45वें से आसमान बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। बातें छोटी छोटी सी हैं, अच्छी लगे तो मान लो, नहीं फास्ट करके छोड़ो कि यार हमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, निकालो, है ना, वो आपके हाथ में। 2 क्वेश्चन रह गए बेटे, 14th और 15th रह गए बेटे, आओ 14 15 भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इस बार की आरटीपी के, आप चेक कर लेना। कौन सी आरटीपी? जो आरटीपी अभी भी कराई है मैंने, आरटीपी जैन 26 एग्जाम की, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके। मैं आपको बता देता हूं, एक है कंपनी पी, 60% शेयर है क्यू के, पी क्यू 60%, ठीक है। क्यू के पास 20% शेयर है आर की, इसके पास आर के 20% शेयर है। एक सब्सिडरी है, एक एसोसिएट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ऑल्सो पी लिमिटेड डायरेक्टली एंजॉयज 14% इन आर, लो जी, इसके पास 14% आर का भी है। तो आपको पता है जब हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखते हैं, इनडायरेक्टली सिर्फ सब्सिडरी के थ्रू देखते हैं, तो ये सब्सिडरी है। तो जब मैं P प्लस क्यू करूंगा प्लस R करूंगा, तो ये बन जाएगा 60 एंड 34। ये मेरी सब्सिडरी है, ये मेरी एसोसिएट है। क्या ये तीनों आपस में रिलेटेड पार्टी है? हाँ। एसोसिएट की एसोसिएट रिलेटेड पार्टी नहीं होती, क्योंकि इनडायरेक्टली थ्रू एसोसिएट नहीं देखते, लेकिन सब्सिडरी की जो एसोसिएट है वो रिलेटेड पार्टी बन जाती है, क्योंकि सब्सिडरी के थ्रू इनडायरेक्ट देखते हैं हम। तो आपसे पूछेगा बताओ कौन कौन से रिलेटेड पार्टी है, तो मैं बोलूंगा ये दोनों है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, हमारी क्लास बुक में भी है। और ये क्वेश्चन, ये तो ऑपरेटिंग लीज का वो यूनिट्स वाला, ये तो आरटीपी चेक करो, मैंने करा दिया है, ये तो आरटीपी में कराई दिया मैंने, डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है। ये 3 लाख है, इसमें 20% प्रॉफिट जोड़ो, ये 360 आ गया था। ये कितने यूनिट्स हैं? ये बनते हैं 3 लाख यूनिट्स। 3 साल की लीज है तो 1.5 लाख यूनिट्स, तो इसका करना है 1.5 लाख बटा 3 लाख, 180 निकालना है। 3 साल की लीज है 60,000। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया बेटे, आरटीपी जनवरी 26। ये जिस अटेम्प्ट की मैं आपको एमटीपी करा रहा हूँ, इसी अटेम्प्ट की जो आरटीपी है उसका आखिरी क्वेश्चन यही है, मेरा कराया हुआ है। ये 60,000 रुपये आया था उसमें। ये आपके एमसीक्यू, ये तो रिपीट क्वेश्चन है आखिरी के 2 ये क्वेश्चन है। अच्छा, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुरू हो गया बेटे हमारा। अच्छा, फिर इसके बाद बेटे पार्ट नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का स्टार्ट होता है अपना। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क्स के, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1A। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ना कोई इन्वेस्टिंग, ना कोई फाइनेंसिंग, ना ही कैश फ्लो टैली करनी है आपने, सिर्फ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना के देना है।
यानी ये क्वेश्चन क्लियर कट अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का क्वेश्चन है। और ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक करके पढ़ेंगे, सारी हम टैली कर लेते हैं। मैंने इसमें बनाया रफ में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमें यहां लिखना पड़ेगा चेंजेस इन पी एंड एल। क्यों? इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये 24 है, ये 25 है। ये आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। चेंजेस इन पी एंड एल, आपका ओपनिंग नेगेटिव है, क्लोजिंग आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब आपने प्रॉफिट ज्यादा कमाया होगा, क्योंकि नेगेटिव को पहले जीरो किया होगा फिर पॉजिटिव में आए होंगे। तो अगर मुझे चेंजेस इन पी एंड एल निकालना हो तो मेरे पास नेगेटिव बैलेंस पड़ा था 5400 का, एक तो मैंने ये कमाया होगा और एक 37800। आमतौर पे हम क्या करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं। अगर मैं क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करता हूं और ओपनिंग बैलेंस आपका नेगेटिव है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है बिल्कुल ही। चेंजेस इन पी एंड एल, बताओ कितना प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। ये 5400 प्लस 37,800, ये आ गया 43,200। क्वेश्चन में वापिस आओ। इस क्वेश्चन में एक जनरल रिजर्व भी है, हमें चेंजेस इन जीआर लेना चाहिए। हमें लिखना चाहिए चेंजेस इन रिजर्व 81,000 माइनस 54,000, 27,000 ये हो गया। इस क्वेश्चन में हमें डिविडेंड्स भी लेने चाहिए, डिविडेंड्स है ही नहीं। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, ये आपका पीएटी है, आपका पीएटी आ गया 43,200 प्लस 27,000, 70,200। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। जैसे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक करेंगे ये पीबीटी आ जाएगा। इसके लिए मुझे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स देखना पड़ेगा। ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। मैंने बनाया पीएफटी अकाउंट, वर्किंग नोट आपको बनाने आते हैं, एक है ओपनिंग एक है क्लोजिंग। प्रेजेंटेशन वही रखना जो हमने रेगुलर बैच में क्लासेस में कर रखी है। ये हमारा पी एंड एल और ये हमारी पेमेंट। ओपनिंग बताओ कितना है, 221,400 और क्लोजिंग कितना है, 135 है। अच्छा, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड कितना है, 162 पेमेंट आ जाएगी टैक्स पेड। तो 221,400 प्लस 162 माइनस 135, पेमेंट आ जाएगी 248,400। तो प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं और टैक्स पेड माइनस करते हैं। टैक्स पेड आपका लास्ट आइटम होता है, मैंने इसमें जोड़ दिया 162, तो आपका पीबीटी आ जाएगा 2,32,200 रुपए। और जो टैक्स पेड है ये लास्ट आइटम होता है अपना, बिल्कुल लास्ट आइटम। टैक्स पेड वर्किंग नोट 1 रेफरेंस दे देते हैं, कितनी पेमेंट आई है, 248,400, ये लेस हो जाएगा। है कोई मुश्किल काम, एक एक लाइन पढ़ते चलो, प्लस माइनस करते चलो। कैश फ्लो के तो मैंने आपको मतलब धुरंधर क्वेश्चन भी करा रखे हैं, ये तो बच्चा क्वेश्चन है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, डिबेंचर है जी। डिबेंचर ओपनिंग में कम है, क्लोजिंग में ज्यादा है। पक्की बात है इन्होंने इशू किए होंगे, लेकिन डिबेंचर को इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हमें ऑपरेटिंग बनाना है, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। ऑपरेटिंग में ज्यादा से ज्यादा ब्याज आ सकता है। और क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो नए डिबेंचर आपने इशू किए हैं वो एट द एंड ऑफ ईयर किए हैं। तो जो नए डिबेंचर अगर साल के आखिरी दिन इशू हुए हैं तो उस पर तो ब्याज बनता नहीं, लेकिन जो ओपनिंग बैलेंस है वो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे उस पर ब्याज देना पड़ेगा। ये आपके ओपनिंग डिबेंचर है और ये 12% रेट है। तो इंटरेस्ट को ऊपर ऐड करते हैं और फाइनेंसिंग में लेस करते हैं। फाइनेंसिंग आपको बनाना नहीं तो सिर्फ ऐड करके दिखाना है। 1,18,800 का 12% मैं इसमें जोड़ देता हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,18,800, इसका 12%, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। कितना इंटरेस्ट आ गया,
14256 एड बैक कर देते हैं। 1,18,800 है ना बेटे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 12% रेट है इसका। फिर हमारे पास इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये डिक्लाइन हो रहा है, और अगर आपके क्रेडिटर डिक्लाइन होता है तो पेमेंट हुई होगी, ये वर्किंग कैपिटल में दिखाना आपने। तो आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स के नाम से। यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। बताओ जी कितनी अमाउंट है? 1,29,600 और 1,18,800। 1,29,600 1,29,600 माइनस 1,18,800। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं आपके, 10,800 लेस कर देते हैं। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के शॉर्टकट आपको पता है, और मैंने ये क्लास में कॉन्सेप्ट भी बताया था कि क्रेडिटर्स का कम होने का मतलब पेमेंट होना, क्रेडिटर्स का बढ़ने का मतलब पेमेंट कम होना। आपको सारे रीजन समझाए हुए हैं कि डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज क्यों लेते हैं, क्रेडिटर्स का इंक्रीज डिक्रीज क्यों लेते हैं। हमने रट्टा नहीं मारा था, हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। अच्छा जी सर, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीदे आपने। इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट है कि जो नए इन्वेस्टमेंट आपने खरीदे हैं वो साल के एंड में खरीदे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट साल के एंड में खरीदे हैं तो ये जो 54,000 है, इस पे 8% की इनकम आपको पूरे साल की मिलेगी। और आपको पता है इंटरेस्ट इनकम लेस करते हैं ऑपरेटिंग से और ऐड करते हैं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग मुझे बनाना नहीं, लेकिन लेस करके मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इंटरेस्ट इनकम 54,000 का 8%, 4,320 मुझे लेस करके दिखाना पड़ेगा। यहां लेस होगा, इन्वेस्टिंग में ऐड होगा। इन्वेस्टिंग अगर मैं बनाता तो ऐड करके दिखाता, अगर मैं फाइनेंसिंग बनाता तो ये ब्याज लेस करके दिखाता। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, ना खरीदा ना बेचा, ना सेल ना परचेज, कलेशी खत्म। फिर मेरे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। और मैंने क्लास में बताया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ने का एक ही रीजन है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के कम होने का एक ही रीजन है, डिस्पोजल। तो सेल है ही नहीं इस क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन निकाल लो। 162 129,600। ओके, यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन 1,29,600 माइनस 162। बताओ कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है? ठीक है जी, 129,600 माइनस 162, ये डेप्रिसिएशन आ गया 32,400। डेप्रिसिएशन आपका होता है नॉन कैश, ये तो नॉन कैश है बेटे, और ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं आपके। प्रेजेंटेशन आप करते रहना, मेरा काम है आंसर देना आपको। प्रेजेंटेशन वही जो मेन क्लास में सीखा था आपने। फिर हमारे पास है डेटर्स, ये हैं डेटर्स बढ़ रहे हैं। और एक है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 में समझाया था आपको, हमारी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 18 है कि डेटर्स को और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को वर्किंग कैपिटल में लेना है, अलग अलग लेना है। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी मान लो, नेट ऑफ करके लेना, नेट ऑफ करके ले लो, अलग अलग ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले है डेटर्स, यहां लिख देते हैं डेटर्स। बताओ कितना कितना डिफरेंस है? 261,360, 261,360 इंक्रीज हो रहे हैं। 1,80,360 से डेटर्स बढ़ेंगे तो पैसा कम आया होगा। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको हम मानते हैं करंट लायबिलिटी, 27 से 54 हो गई है। 27 माइनस 54, 27,000 बढ़ेगा तो ऐड कर दो, लायबिलिटी बढ़ती है तो ऐड कर देते हैं। वैसे आप डेटर में से प्रोविजन नेट ऑफ करके नेट डेटर का इंक्रीज डिक्रीज निकालना, वो भी ठीक है, आपका आंसर तो सेम ही आना है, प्रेजेंटेशन का फर्क होगा, लेकिन दोनों में नंबर पूरे मिलते हैं।
फिर हमारे पास है स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है सर, स्टॉक बढ़ रहा है, 1.35 नहीं कम हो रहा है, 1.35 से 81 रह गया स्टॉक, 135 माइनस 81, 54,000 प्लस कर दो, स्टॉक कम होएगा मतलब बिक गया, पैसे आ गए। अच्छा और क्या रह गया, ये तो कैश का ओपनिंग क्लोजिंग है, बेकार है, बस हो गया काम, लगाओ टोटल 232 200, 32,400, 14256 माइनस 4320 माइनस 10,800 माइनस 180,360 प्लस 27,000 प्लस 54,000 माइनस 284 248,400 84024 और वो भी नेगेटिव। ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 84024। चेक कर लेते हैं, ये रहा जी अपना आंसर, ये रहा जी आंसर 84024 और वो भी नेगेटिव आ रहा है। ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना बेटे, ये कोई क्वेश्चन थोड़ा ना है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1B में। किस चीज का क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट का क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन मैंने आरटीपी मई 24 में कराया था आपको, और सारे के सारे आरटीपी के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े, मेरी वेबसाइट के एलएमएस सेक्शन में भी पड़े, और मैंने जो मोबाइल ऐप दिया आपको, मोबाइल ऐप सबसे इजी है एक्सेस करना, उस पर भी पड़ा है। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो अगर आप चेक करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आरटीपी मई 24 का क्वेश्चन है, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है सारी। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आरटीपी मई 24 का क्वेश्चन इन्होंने रिपीट किया है। फिर हमारे पास है सर क्वेश्चन नंबर 2A, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन है, बाय प्रोडक्ट का। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में करा रखा है, आप करना चाहो कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, पेज नंबर 346 पे, मॉड्यूल 1 में बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। जो बाय प्रोडक्ट की एनआरवी होती है वो हम जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं, फिर नेट जॉइंट कॉस्ट को मेन प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कर देते हैं उनके एक्चुअल प्रोडक्शन की सेल वैल्यू में। मेरा कराया वो क्वेश्चन है, बस इन्होंने नाम दे दिए, हमने क्लास में नाम दिया था MP1 MP2 और बाय प्रोडक्ट, इन्होंने नाम बदल दिए उसके। पहले क्वेश्चन नंबर 7 रिवाइज करना है आपने क्लास बुक का, फिर इस क्वेश्चन को देखोगे सेम लगेगा आपको। जो क्वेश्चन किए हुए हैं बेटे उनको दोबारा करने का क्या सेंस बनता है बताओ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2B, किस चीज का है, बायबैक का क्वेश्चन है सर। हमारी क्लास बुक में ढेरों क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन 5 मिनट में एक तरह से कॉन्सेप्ट ही रिवाइज हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 अप्रैल 25 को कंपनी बायबैक करना चाहती है 14,000 शेयर्स का 30 रुपीज के प्राइस पे, 14,000 शेयर्स का। तो पढ़ने में लग रहा है कि नंबर ऑफ शेयर गिवन है, एंट्रीज वेंट्रीज डालनी है, काम खत्म, लेकिन ऐसे नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिजिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपसे पूछ रहा है कि बताओ मैक्सिमम कितने अलाउड हैं, क्या ये 14,000 हम बायबैक कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट करना है, तो कितने टेस्ट होते हैं, 3। पहला टेस्ट शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ शेयर लेने होते हैं और इसका 25% करके देखना होता है। मैं बैलेंसेस में आ गया, मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए की और 6 लाख रुपए बता रहे हैं क्योंकि सारे फिगर थाउजेंड्स में है। तो अगर मैं 6 लाख रुपए की कैपिटल को डिवाइड करता हूं 10 से तो ये 60,000 शेयर बनते हैं। तो अगर मैं 60,000 का 25% करता हूं तो अलाउड कितने आ रहे हैं, अलाउड आ रहे हैं 15,000। टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 विच एवर इज लोअर लेना होता है। तो पहले टेस्ट में तो पास हो गया,
हम करना चाहते हैं 14,000, अलाउड लिमिट है 15,000, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी दो कंडीशन और टेस्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन होती है हमारी, इसको बोलते हैं रिसोर्स टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स टेस्ट। इसमें क्या करना होता है हमने, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25% लेके और ऑफर्ड प्राइस से डिवाइड करना होता है आपने। आप अपनी इक्विटी, सॉरी, ईएससी प्लस फ्री रिजर्व, नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ, बायबैक इक्विटी शेयर का हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर का क्या काम? लॉ के टीचर बताते हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेनी है यहाँ पे, क्योंकि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है। अकाउंट्स के स्टडी मैट में किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बायबैक के चैप्टर में प्रेफरेंस शेयर को साथ लेके नहीं चलता है। ईएससी प्लस फ्री रिजर्व, और फ्री रिजर्व में आपको पता है एक तो P&L आता है, एक जीआर आता है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है तो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, लेकिन सेक्शन 68 इसको स्पेशली पावर देके फ्री रिजर्व करता है बायबैक के लिए। 3 रिजर्व होते हैं हमारे। तो आपकी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25% ऑफर्ड प्राइस, आप बैलेंस चेक करो। 6 लाख की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है 540 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 लाख रुपए का, और प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख रुपए का। बस इतने यूज करना है। रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी यूज नहीं करते, नॉन कैश होता है ये स्टैट रिजर्व इनकम टैक्स के हिसाब से बनता है, ये यूज नहीं होता। डेवलपमेंट रिजर्व, ये भी रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, नहीं यूज होता। कोई रिजर्व यूज नहीं करना, बस इतने यूज करने होते हैं आपने, इतने अलाउड होते हैं। तो 6 लाख, 5,40,000, 6 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख, बताओ ये टोटल कितना बनता है? 11 और 2 14,40,000। इसका करो 25%, डिवाइड करो 30 रुपए से, आपका ऑफर्ड प्राइस 30 रुपए का है। बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं? 25% डिवाइड बाय 30 रुपए, 12,000 शेयर आ रहे हैं सर। बताओ पहले टेस्ट में कितने थे? 15,000, दूसरे में 12,000। तो अब देखो 14,000 आपको अलाउड नहीं है क्योंकि शेयर कम हो गए हैं आपके। तो कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इसका 25% डिवाइडेड बाय ऑफर्ड प्राइस। तीसरा टेस्ट क्या था हमारा? डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2, ये इसका पैरामीटर होता है। बताओ जी लोन्स कितने के हैं? हमारे पास लोन पड़े हैं 2,000 के। अगर लोन 2,000 के हैं तो इक्विटी आ जाएगी 1,000। ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप अपने लोन्स का आधा इक्विटी मेंटेन करके चलते हो। तो मैंने आपको इक्वेशन बना के दी थी कि मान लो नंबर ऑफ शेयर है x, हमारे पास इक्विटी कितनी पड़ी है? 14,40,000। कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हमें कितनी मेंटेन करनी है? 10 लाख एज पर डेट इक्विटी रेशो। और फिर हम माइनस करते हैं 10x। 10x क्या है? CRR, ये आपको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, x आपके नंबर ऑफ शेयर है, CRR, और ऑफर्ड प्राइस क्या है? 30 रुपीज। इक्वेशन मैंने आपको क्लास में बनाने के लिए सिखाई थी, ये इधर चला जाएगा, तो ये 30x प्लस 10x, ये आ जाएगा 440, और x कितना आ जाएगा आपका? 11,000। तो फिर हमारे पास 3 रेशो आ गए, एक आ गया 15,000, एक आ गया 12,000, एक आ गया 11,000। विच एवर इज लोअर? 11,000। तो क्या कंपनी 14,000 शेयर इश्यू कर सकती है? आंसर इज नो। सॉरी, 14,000 शेयर बायबैक कर सकती है? आंसर इज नो। 11,000 शेयर मैक्सिमम बायबैक हो सकते हैं विच एवर इज लोअर के हिसाब से। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, ये पता नहीं एक्स और वाई क्या इक्वेशन बनाते रहते हैं। इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन सकती है सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आपकी। आपको मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इक्वेशन बन जाती है। यही तो क्लास में कराया था आपको। चुटकी में आते हैं 11,000 शेयर। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। हाँ। इसका आंसर दिखाऊं आपको? चलो, ये तो बोरिंग कॉस्ट का क्वेश्चन था, ये आपका वो जॉइंट कॉस्ट और उसका क्वेश्चन था।
ये देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर 15, 12 और 11, विच एवर इज लोअर 11। आप इतना इतना बायबैक कर सकते हैं। तो जो 11,000 है वो सबसे कम है, कंपनी बायबैक नहीं कर सकती। ये उसके नोट्स आ गए। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट हो गया, ये इसका रिसोर्स टेस्ट हो गया, ये इसका डेट इक्विटी टेस्ट हो गया। डेट इक्विटी में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कराता हूँ क्लास में। चलो जी, ये पता नहीं एक्स वाई क्या बनाते रहते हैं सर, ये वाई है जी, ये एक्स है। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बात हमने क्लास में डिस्कस कर रखी है, कोई नई चीज नहीं है। फिर मैं थोड़ा आगे चला गया, ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये AS21 का क्वेश्चन है और इसमें कॉन्सेप्ट है नेगेटिव माइनॉरिटी का। अगर किसी सब्सिडरी में लॉस आना शुरू हो जाए तो आप माइनॉरिटी के हिस्से में उतने लॉस डाल सकते हैं जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाता, और उनका जो एक्सेस लॉस है वो होल्डिंग बियर करता है। फिर जब प्रॉफिट आना शुरू होता है तो होल्डिंग पहले उनके बिहाफ पे जो लॉस बियर किया था पहले वो रिकवर करता है, फिर माइनॉरिटी को। कराया वो क्वेश्चन है जी, मैं नहीं करा रहा, ये आपको करवाया वो क्वेश्चन है। आप ऐसा करो, क्लास बुक में जाओ और क्वेश्चन नंबर 18 देखो, पेज नंबर 141, मॉड्यूल नंबर 2, कराया हुआ क्वेश्चन है जी। फिगर्स बदलने से क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही है, 4 लॉस आने हैं 3 प्रॉफिट आने हैं, वही सेम है, इसमें फिगर्स बदल दी बस इन्होंने। ये देखो वही 4 लॉस है और 3 प्रॉफिट है। और अगर आप उन फिगर्स को चेक करोगे तो कुछ ना कुछ इन्होंने फिगर्स को मल्टीप्लाई करके टाइम्स में कन्वर्ट किया होगा, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, सेम क्वेश्चन है। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4A में। क्वेश्चन नंबर 4A किस चीज के ऊपर है, ये क्वेश्चन है जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 का। ये क्वेश्चन है जी लीव इनकैशमेंट का। लीव इनकैशमेंट का, लीव इनकैशमेंट, छुट्टी के बदले में छुट्टी या छुट्टी के बदले में कैश। पहले मैंने आपको बताया था ये 2 तरह के होते हैं, एक्यूमुलेटिंग, नॉन एक्यूमुलेटिंग। नॉन एक्यूमुलेटिंग में तो कुछ करना ही नहीं होता, लैप्स हो जाता है। एक्यूमुलेटिंग में 2 तरीके होते हैं, वेस्टेड, अनवेस्टेड। वेस्टेड में कैश दे देते हैं, अनवेस्टेड में छुट्टी के बदले में छुट्टी दे देते हैं। तो जितनी छुट्टियां आपकी अनवेल्ड बचती हैं उसका प्रोविजन बनाना होता है बस आपने, वही क्वेश्चन है। ये देखो, ये कोई मिस्टर सुरेश है, ये कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, बताओ जी बताओ। ये 2 साल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक 23-24, एक 24-25। 23-24 प्रीवियस ईयर है, 24-25 करंट ईयर है, 2 साल की इंफॉर्मेशन है। पहले बताओ इसकी एनुअल सैलरी कितनी है, 30 लाख, और इसके नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं, 300। अगर 30 लाख की सैलरी हो और 300 वर्किंग डे हो तो 10,000 पर डे मिलता है इसको, 10,000 पर डे मिलता है सर। क्यों बता रहा है, जितनी भी छुट्टियां इसकी अनवेल्ड होंगी और हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके प्रोविजन बना लेंगे। मुझे आगे पढ़ने दो। बताओ जी कितनी छुट्टियां अलाउड है, 10। कितनी छुट्टियां ये ले चुका है, 7। 10 छुट्टियां दी हैं, 7 इसने ली हैं, 3 छुट्टियां रह गई। लीव्स कैरी फॉरवर्ड कितनी है, 3। और क्वेश्चन आगे कहता है जी, बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस Raina company assumes that Mr. Suresh will avail the unutilized 3 days in next year। ये जो 3 छुट्टियां रह गई हैं इनका तजुर्बा कहता है कि ये सारी छुट्टियां अगले साल अवेल कर लेगा। प्रोबेबिलिटी फैक्टर कुछ नहीं है, पूरा आपको प्रोविजन बनाना है। तो आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, अगर मैं 23-24 की बात करता हूं तो मैं एंट्री पास करूंगा सैलरी, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट, 30 लाख रुपए तो ये मांगेगा आपसे टू बैंक। कितना, 30 लाख रुपए, इसको पहले सैलरी पे करो, बीइंग सैलरी पेड। फिर हम एंट्री पास करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीव्स, 30,000 ये बनता है सर, 10,000 इंटू 3। अगर इसने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है तो वो खर्चा इसी साल बुक होगा। 3 छुट्टियां कम लेने का मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है, हमने प्रोविजन बना लिया।
अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 30,30,000। 30 लाख रुपए तो नॉर्मल सैलरी है, 30,000 रुपए उसका प्रोविजन हो गया, सैलरी आपकी P&L में चलेगी 30,30,000। अब अगले साल क्या होगा, नेक्स्ट ईयर सैलरी सेम है, वर्किंग डे सेम है, 10 छुट्टियां दी है, 13 दिन लेगा नील। जो 3 छुट्टियां इसने कैरी फॉरवर्ड की थी अगले साल खा गया ये। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो प्रोविजन आपने पिछले साल में बनाया होता है ये प्रोविजन अगले साल यूज होगा, तो क्या एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना, ये 29,70,000 आएगा, ये 30,000 आएगा और ये 30 लाख की पेमेंट हो जाएगी। अगले साल वो आपसे 30 लाख ही लेगा, अपनी छुट्टियां खा गया वो, लेकिन वो 30 लाख सारा P&L में नहीं जाएगा, प्रोविजन कैरी फॉरवर्ड होगा तो P&L पे बर्डन कम पड़ेगी। पिछले साल P&L पे बर्डन ज्यादा पड़ी थी, इस साल P&L पे बर्डन कम कर दी, वही प्रोविजन अगले साल यूज हो जाता है। कॉपी खोलो, एंट्रीज कराई हुई है आपको सारी, तो एंट्री पास करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 2970 2970। लो जी, काम खत्म हो गया। प्रोविजन बनाते हैं इसलिए अगर हमने 3 छुट्टियां आगे कैरी फॉरवर्ड की हैं तो वो खर्चा हमने पिछले साल ही बुक कर लिया था 30,000, अगले साल P&L पे बर्डन कम पड़ेगी, वो काम नहीं करेगा लेकिन पैसे नहीं कटेंगे, तो प्रोविजन की वजह से। सिंपल क्वेश्चन है ये, बताओ। अच्छा, ये देखो ना, मैं आपको आंसर चेक कराता हूँ इसका, छोटे छोटे से क्वेश्चन है बेटे। ये तो नेगेटिव माइनॉरिटी वाला हो गया, ये देखो इन्होंने नेट एंट्रीज मार रखी हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, ये तो पिछले साल की एंट्री हो गई और ये अगले साल की एंट्री हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एंट्री कौन से साल की है, 23-24 की, और ये 24-25 की है। लो, आसान सा क्वेश्चन है बेटे। मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4B में। ओ 4B, ये तो आसान क्वेश्चन है जी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बेटे, ये हमारी क्लास बुक में है ये। आप ऐसा करो, क्लास बुक में जाओ, क्वेश्चन नंबर 28 है, पेज नंबर 537 है, मॉड्यूल नंबर 2 है, कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन पड़ा है। अगर आपने क्लास बुक के क्वेश्चंस को सीरियसली लिया है, डिट्टो क्वेश्चन है, मेरे को कराना ही नहीं। तो मैं क्वेश्चन नंबर आ गया जी 5 में, लो, कंपनी फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट्स, क्लास बुक में आओ, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है बेटे। शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L बैलेंस शीट बनानी है, प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा जी सर, क्वेश्चन नंबर 6A में आ गया, लो 6A 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 6A, ये रहा जी 6A। क्या कहता है क्वेश्चन, मशीन की कॉस्ट बता रहा है आपको 18 लाख रुपए। जिंदल सर ये किस कौन से चैप्टर में से है, ये है बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 का क्वेश्चन, लीज का, और ये वही क्वेश्चन है जिसमें एनुअल लीज रेंटल मिसिंग होते हैं, और मैंने इसमें एक इक्वेशन बना के दिखाई थी क्लास में, ये क्लास बुक का क्वेश्चन है। हमने लीज रेंटल को माना था x, इसको मल्टीप्लाई किया था एनओटी से, याद आया कुछ। अच्छा, फिर हमने प्लस किया था यूजीआरवी और इस पे लगाया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और इसके सामने रखी थी फेयर वैल्यू, और फिर हमने x को सॉल्व किया था, एनुअल लीज रेंटल आ जाएंगे आपके। इस क्वेश्चन में एनुअल लीज रेंटल मिसिंग होंगे, वो इक्वेशन बनानी है आपने। बताओ जी, लीज टर्म कितने साल का है, 3 साल का, फेयर वैल्यू कितनी है, ये भी एक 18 लाख रुपए, ठीक है। यूजीआरबी कितनी है, 2 लाख रुपए, रेट कितना है 12% है, पहले यहां लिखो 2 लाख रुपए, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो मैं ले ही लूंगा, मुझे क्वेश्चन आगे पढ़ने दो। बता सकते हो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितनी है मशीन की, 5 साल।
मुझे एक बात बताओ, लाइफ है 5 साल और लीज पीरियड है 3 साल का, क्या ये मेजर पार्ट है? यस। मोर देन 50% अगर लाइफ हो जाती है तो वो मेजर पार्ट में आ जाती है। तो क्या ये फाइनेंस लीज है? यस, फाइनेंस लीज का क्वेश्चन है, क्यों नहीं है? ये चीज आपसे पूछेगा, बताओ लीज फाइनेंस है तो है। लीज पीरियड इज कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, सो द गिवन लीज इज अ फाइनेंस लीज। खत्म हो गई बात। हमें तो एक ही फैक्टर चाहिए होता है, एक दे दिया इन्होंने, उसको छोड़ो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यूएफआई निकालो। यूएफआई का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस पीवी ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इसमें लीज रेंटल आता है, जीआरवी आता है, यूजीआरवी आता है, फिर इसको डिस्काउंट करके लिखते हैं हम, तो ब्याज आ जाता है। इस क्वेश्चन में जीआरवी है नहीं, एक रेंटल है, एक यूजीआरवी है। रेंटल आपको निकालना पड़ेगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लास में डिट्टो क्वेश्चन कराया होगा जिसमें इक्वेशन बनाते हैं, मुझे आगे पढ़ने दो। जो मशीन है जी वो वापस दे देंगे जी हम लेसर को, ठीक है। लीज पेमेंट इज टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू बताओ, पीवी फैक्टर 12% के हिसाब से 0.7118। थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर 0.7118, ये तो इस पे लगा दिया। एनओटी बताओ कितनी है? हमें एनओटी बता रहे हैं, एनओटी 3 साल की 2.4018, 2.4018। ओहो, फेयर वैल्यू कितनी है? 18 लाख। लो जी, एक्स को सॉल्व करो, एनुअल रेंटल आ जाएगा आपका। तो 2 लाख इंटू 0.7118, 18 लाख माइनस करेंगे 1,42,360, ये मल्टीप्लाई होकर इधर चला गया माइनस में, इसको डिवाइड कर देते हैं एनओटी से। रेंटल बताओ कितना आया? रेंटल आ गया सर 6,90,165, ये रेंटल आ गया आपका। 18 लाख माइनस 1,42,360 आ गया, डिवाइड कर दिया 2.4018 से। बिल्कुल ठीक है जी, 690,165 का रेंटल आ गया। आपको यूएफआई निकालना है, लो यूएफआई निकाल देते हैं। अगर आपको यूएफआई निकालना है तो पहले लिखो लीज रेंटल 6,90,165 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 2,07,0495। 690,165 लिखते हैं, 20,70,495। इसमें जोड़ो यूजीआरवी, यूजीआरवी कितनी है? 2 लाख। ये कितना आ गया? 22,07,0495। अब इसमें से पीवी माइनस करो, पीवी ऑफ जीआई, तो 690,165, इसको एनओटी से गुना करो 2.4018, यूजीआरवी को भी डिस्काउंट करो, बताओ कितना कितना आया? 690,165 को एनओटी से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 16,57,638 और 1,42,360, ये आपका यूएफआई आ गया। ये कोई नया क्वेश्चन थोड़ा ना करा रहा हूँ बेटे। 22,70,495 माइनस 16,57,638 माइनस 1,42,360, 4,70,497, ये आपका ब्याज है। एक बात मैंने और बताई थी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआई और फेयर वैल्यू बराबर होते हैं। ये देख लो, ये और ये मिला के 18 लाख ही आएंगे। वो मैंने करके दिखा दिया डिस्काउंट, क्योंकि कई बार आईआरआर गलत होता है क्वेश्चन के अंदर, तो 18 लाख नहीं आता, तो हमें पीवी ऑफ जीआई निकालना चाहिए, वही लेस किया हमने, ये ब्याज आ गया आपका। क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं, जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन करा रहा था बच्चे कह रहे थे जिंदल सर पता नहीं कौन से क्वेश्चन कराते रहते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, स्टडी मैट में तो ऐसे क्वेश्चन ही है नहीं। हमारे दोस्त का टीचर कहता तुम ज्यादा पढ़ रहे हो, देख लो एमटीपी में क्वेश्चन आ गया।
एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, 3 होमवर्क में भी दिए थे, 4 बार है ये क्वेश्चन हमारी बुक में भाई साहब। क्वेश्चन हो गया। फिर हम आगे इसके और वाले पार्ट में, ये ए है, AS20 का ईपीएस का क्वेश्चन है। आपको बेसिक ईपीएस निकालनी है, आपको डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है। पहले बेसिक पे तो आओ, मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। 50,000 इक्विटी शेयर है सर, 100 ईच है, 80 पेड अप है बाय ऑल शेयर होल्डर, 40 लैक्स। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई टेंशन का काम नहीं है, सिर्फ आप पेड अप अमाउंट को फुली पेड अप में कन्वर्ट कर लिया करो। अब ये 40 लाख हैं, अगर मैं इसको फुली पेड अप बनाता हूं तो ये मेरे 40,000 ही बनते हैं। अगर मैं इनको फुली पेड अप में कन्वर्ट करता हूं, या 80 पेड अप है, छोड़ो 80 पेड अप अमाउंट लो, फुली पेड अप से डिवाइड करो, शेयर आ गए 40,000। अच्छा, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का एक है, 20 लाख के। अगर 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, इसका 8% बताओ कितना, 1,60,000। ये प्रेफरेंस डिविडेंड है। अगर मुझे क्वेश्चन में ई निकालना हो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो मुझे नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस करना पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट पे पहला राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है। मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को साइड कर दूंगा, 2 मिनट की बात है। अच्छा, फिर हमें डिबेंचर बताए जा रहे हैं। डिबेंचर कितने के हैं, 10 लाख के हैं, तो 10 लाख का 12%, 1,20,000। और एक डिबेंचर के कितने शेयर बनाने हैं, 3। ये कहाँ काम आएंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस में। तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 10,000, एक के 3 बनाने हैं। तो जब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालेंगे तो 10,000 डिबेंचर के 30,000 शेयर बना लेंगे और ब्याज की सेविंग ले लेंगे। 10 लाख का 12% कितना, 1,20। टैक्स वैक्स काट के हम ले सारी चीज देख लेंगे। आगे पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कहते हैं। ऑन 1 जुलाई 25, अगर क्वेश्चन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया। अप्रैल मई जून कितने महीने, 3 महीने। अच्छा, 3 महीने निकल गए। द रिमेनिंग 20 रुपीज वॉज कॉल्ड अप, बाकी के 20 रुपए मांग लिए गए हैं। पेड बाय ऑल शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर। पहले बताओ कितने शेयर हैं, 50,000। एक ऐसा शेयर होल्डर है जिसके पास 10,000 शेयर है, वो पैसे नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, टेंशन वाली क्या बात है। 50,000 शेयर में से 10,000 शेयर को हटा दो, कितने बचे, 40,000 शेयर। कितने रुपए हैं, 20 रुपए, 8 लाख रुपए आ गए। 8 लाख को 100 से डिवाइड करो तो कितने शेयर बढ़ गए आपके, 8,000। हमारा तो सीधा सा फंडा है, पार्टली पेड अप अमाउंट ले लो जितनी आ रही है, उसको फुली पेड अप में कन्वर्ट करके शेयर जोड़ लो। तो 40,000 मेरे पास पड़े हैं, 8,000 और आ गए, 48,000 हो गए। मैं वेटेड एवरेज निकाल दूंगा, जिसने पैसे नहीं दिए ना दे, हमें तो अमाउंट पेड अप लेनी होती है। 20 रुपए मांगे हैं, 40,000 शेयर पे मिले हैं, 8 लाख आए हैं। 8 लाख को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 8,000 शेयर बढ़ते हैं मेरे। तो अगर मुझे वेटेड एवरेज निकालनी हो इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा, 1/4 से पहले 30 जून तक जाऊंगा, फिर 1 जुलाई से 31 मार्च तक। यहाँ पे मेरे पास 40,000 है, यहाँ 48,000 हो गए। अच्छा, फुली पेड अप बना लिया हमने। इस पे 3/12, इस पे 9/12, ये बनते हैं 10,000। और ये कितने बनते हैं, 48,000 का 9/12, ये कितना बनता है, 36,000। तो वेटेड एवरेज कितनी आ गई, 46,000। भाई मेरे पास 40 लाख रुपए थे, 8 लाख और आ गए। ये 40 लाख कैसे थे, 50,000 इंटू 80। और ये कैसी है, ये 40,000 इंटू 20। ना मुझे ये देखना, ना मुझे ये देखना, मुझे तो अमाउंट से मतलब है। पहले 40 लाख की कैपिटल थी तो इक्वल टू 40,000 थी, अब 48 हो गई है तो इक्वल टू 48 हो गई। वेटेड एवरेज आ गई 46,000। अब मुझे ई निकालनी है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्रॉफिट जरूर होगा। कंपनी का प्रॉफिट बता रहे हैं आफ्टर टैक्स 344 है, ओके, लिखो पीएटी 344 है। इस पे पहला राइट किसका है, प्रेफरेंस डिविडेंड का, 1,60,000 का डिविडेंड। ई बताओ कितनी आई, 184। अच्छा, बेसिक ईपीएस बताओ कितनी आ गई, 184
डिवाइडेड बाय 46, 4 रुपए। बेसिक ईपीएस 4 रुपए की आ गई। डाइल्यूटेड में आते हैं, उसमें आता है एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड शेयर्स। तो अगर मुझे एडजस्टेड प्रॉफिट लेना हो तो मैं पहले 184 लूंगा, प्लस करूंगा 120। ये कैसे आया? 10 लाख का 12%, 10 लाख के डिबेंचर है, 12% इंटरेस्ट का रेट है, 1/20 का इंटरेस्ट हो गया। टैक्स का रेट है कुछ क्वेश्चन में? ये रहा टैक्स रेट 30%, माइनस कर देंगे इसमें से। चलो इसका 70% ही ले लो, 30% लेस कर लो या 70 ले लो, एक ही बात है। एडजस्टेड शेयर बताओ, मेरे 46,000, मैं प्लस कर दूंगा 30,000। 30,000 कैसे आए? 1 के 3 बनाने। अच्छा, तो बताओ कितनी कितनी अमाउंट आई? 5 मिनट का काम नहीं है बेटे। 184 प्लस 84, ये आ गया 268। इसको डिवाइड कर देंगे 76,000 से, ये कितना आ गया? 3.53। और बेसिक ईपीएस कितनी है? 4 है। बेसिक ईपीएस से कम है तो ये डाइल्यूटिव है। खत्म हो गई बात। ये कोई क्वेश्चन है बेटे? 5 मिनट नहीं लगते क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस पार्टली बेटा को फुली बेटा बनाना था। मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था आपको, AS20 याद है? पहला चैप्टर होता है हमारा, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए थे आपको मैंने। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 यही तो था। आप खोल के देख लो किताब, मॉड्यूल 1 में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है। 6 मैंने करा दिया था, 7 होमवर्क में दिया था, वही तो क्वेश्चन है ये। मैं आपको आंसर दिखाऊं इसका? ये पता नहीं कैसे बनाते हैं सर, ये देखो, ये तो फाइनल अकाउंट का हो गया। अच्छा जी सर, ये देखो, ये तो हमारा वो हो गया लीज वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको भी कराया। ठीक है जी, ये हमारा ईपीएस वाला क्वेश्चन आ गया। 184, 46,000, 4 रुपीज, ये तो ठीक है। 3.53 ये भी ठीक है। ये 268 आ गया और ये 76 आ गया, बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा जी सर, फिर मैं अगले क्वेश्चन में आ गया। ये 6th का बी पार्ट है। 6th का बी पार्ट, ये आ गया कंपनी फाइनल अकाउंट्स में से डिविडेंड्स आउट ऑफ रिजर्व्स का क्वेश्चन है। ये हमारी क्लास बुक का 8वां क्वेश्चन है, लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि मुझे बहुत गालियां पड़ी हैं। मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लास में कराया, बच्चे कह रहे हैं एवं जिंदल से टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारे तो सिलेबस में नहीं है। पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं क्लास के अंदर। मुझे व्हाट्सएप आए हैं लिटरली बच्चों के, ये देख लो आप, लीज का क्वेश्चन और ये डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने एमटीपी में। अब आपको याद होना चाहिए मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने आपको बोला था अगर कोई कंपनी लॉस में है या कंपनी के प्रॉफिट्स कम है तो कंपनी चाहे तो अपने जर्नल रिजर्व में से डिविडेंड बांट सकती है, लेकिन जीआर में से पैसा विड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स थे? पहला रूल 10% और एवरेज 3 ईयर्स विच एवर इज लोअर लेना है, और ये 10% ही मिलेगा आपको हमेशा। ये देखो 10%, 10% को 3 साल की एवरेज से कंपेयर करना है और विच एवर इज लोअर है उसको लेके चलना है आपने। कुछ याद आया बेटे? अच्छा, दूसरा स्टेप ईएससी प्लस पीएससी, ये हमने कंपैरिजन इसलिए किया था कि इससे ज्यादा डिविडेंड तो अनाउंस हो ही नहीं सकता ना। 10% और 3 साल की एवरेज विच एवर इज लोअर, ये आपका मैक्सिमम रेट है, इससे ज्यादा तो अनाउंस ही नहीं हो सकता ना।
कंपनी डिक्लेयर ही नहीं कर सकती, ये रेट निकालने का तरीका था। फिर ईएससी पीएससी प्लस जीआर, एक तो आप इसका 10% निकाल सकते हैं, एक और तरीका था ईएससी, यहां पे पीएससी साथ लेके चलते हैं, पीएससी प्लस जीआर इसका 10% और जनरल रिजर्व माइनस ईएससी प्लस पीएससी इसका 15% छोड़ के ये पैसा निकाल सकते हैं। और विच एवर इज लोअर, पैसा निकालने का तरीका बताया था मैंने आपको। पहले कंपनी फाइनल अकाउंट के नोट्स खोलो, देखो मैंने कॉन्सेप्ट में क्या लिखवाया, अगर क्लिक नहीं कर रहा तो आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो ये 5 साल की एवरेज दे रखी है। अरे ना हमें ये चाहिए ना ये चाहिए, बस ये उठा लो। ये पिछले 3 साल हैं आपके, तो 12, 14 और 10 डिवाइड करो 3 से, 12% आ गया। 3 साल की एवरेज ले ली हमने, तो ये आ गया 12, विच एवरेज लोअर 10। तो कंपनी का रेट तो ठीक है, कंपनी 10% डिविडेंड देना चाहती है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले 3 साल की एवरेज से कम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि क्या ये 10% जा सकता है, पैसे हैं हमारे पास। तो 500 और प्लस 100 और लॉस कितना है 5, ये लॉस हो गया हमें, कोई बात नहीं, लॉस भी देख लेंगे। मेरे पास अभी 600 पड़े हैं। पहली इक्वेशन 500 प्लस 100 इसका 10%, 60 लाख रुपए मैं निकाल सकता हूं, मैं 60 लाख रुपए निकाल सकता हूं। अच्छा दूसरा, मेरे पास जीआर कितना पड़ा है 100 का, माइनस कैपिटल कितनी है 500, इसका 15% छोड़ के चलेंगे तो 25 लाख निकाल सकता हूं। दोनों में से लोअर क्या आ रहा है 25 लाख, 25 लाख रुपए अलाउड है। पहली इक्वेशन कहती है 60 लाख निकाल लो, कैपिटल प्लस जीआर का 10%। दूसरी इक्वेशन कहती है 25 ही निकलेंगे, क्योंकि 15% कैपिटल का छोड़ के जाना है आपने। तो 5 करोड़ की कैपिटल है, 75 लाख छोड़ो, 25 लाख निकाल सकते हो। 25 लाख लोअर है, निकाल लिया। अब ये जो 25 लाख है, इसमें से पहले 5 लाख का तो लॉस रिकवर होगा, अब सरप्लस आ गया 20 लाख का, तो 20 लाख रुपए आपका मैक्सिमम डिविडेंड जा सकता है। और अगर आप इसकी परसेंटेज बनाना चाहो तो 20 लाख रुपए का डिविडेंड हम दे सकते हैं। 5 करोड़ की कैपिटल है, 4% बनता है सर, 4% से ज्यादा अलाउड ही नहीं है एज पर द इक्वेशन। ईएससी पीएससी जीआर का 10% निकाल सकते हो, या जीआर माइनस कैपिटल का 15% छोड़ के निकाल सकते हो, वो 25 लाख है। 25 में से 5 तो लॉस ही है, सरप्लस बचेगा 20, 20 आप दे सकते हैं, वो 4% बनता है 5 करोड़ के ऊपर। आप 10% दे ही नहीं सकते, ना 12% ना 10%, 4% से ज्यादा बनता ही नहीं आपका। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो अगर आपको ये कैलकुलेशंस क्लिक ना करें, पहले क्लास की कॉपी खोलो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके स्टेप्स पढ़ो, क्वेश्चन देखो, जब इस क्वेश्चन को देखोगे हो जाएगा। कराया हुई चीज है, कोई नई तो चीज बता ही नहीं रहा, मैं कुछ नया डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, ये क्लास नहीं चल रही, ये एमटीपी चल रहा है आपका, सब पढ़ाया हुआ है बेटे आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ हमने। इसका आंसर दिखाऊं आपको, ये देखो, ये इसका आंसर है भाई साहब, ये तो हो गया चलो आंसर। ये देखो इसका आंसर, ये हम क्लास में ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच लेके चलते होते हैं, ये जो ऑल्टरनेटिवली वाला अप्रोच है ये देखो 6 करोड़ का 10%, 60 लाख रुपए आपको अलाउड है, लेकिन कैपिटल का 15% कितना बनता है 75 लाख रुपए। ये देखो स्टेटमेंट, आपके पास 1 करोड़ पड़े हैं, 75 लाख रुपए आपको छोड़ने पड़ेंगे, 25 लाख रुपए आप निकाल सकते हो, ये अवेलेबल है। तो 25 लाख आपके मिनिमम है, 25 में से 5 लाख का लॉस है, 20 लाख सरप्लस है, 4% का डिविडेंड है, तो 4% कंपनी को देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए। क्लास का प्रेजेंटेशन फॉलो करना वो ज्यादा बेटर है, ये मिक्सअप करते रहते हैं चीजों को। आंसर सेम है हमारा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हम ऑल्टरनेटिव लेके चलते हैं। इन्होंने 2 आंसर दिए हैं, हम दूसरे वाला लेके चलते हैं, वो सिंपल होता ज्यादा। फिर आ गया जी मैं सी पार्ट में,
ये सी पार्ट किस चीज पे है, ये फॉरेन ब्रांच पे। रेट का सिलेक्शन करना है, ये ट्रायल बैलेंस गिवन है डेबिट का और ये ट्रायल बैलेंस गिवन है क्रेडिट का। मैं यहीं पे रेट लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई आप कर लेना। जैसे आपका ये एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर पे एवरेज लगता है 56 एवरेज रेट। एसेट्स पे क्लोजिंग, लाइबिलिटीज पे क्लोजिंग, इनकम्स और एक्सपेंसेस पे एवरेज, ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग रेट, डेप्रिसिएशन पे एक्चुअल रेट। क्यों? आपके जो फिक्स्ड एसेट्स है उस पे एक्चुअल रेट काम करता है। सारे एसेट्स पे क्लोजिंग लगा दो चाहे, पर आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, इंटेंजिबल्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो एक्विजिशन रेट पे रहते हैं क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी आइटम होते हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअल रेट, इंटेंजिबल एक्चुअल रेट, इन्वेस्टमेंट एक्चुअल रेट, करंट एसेट्स क्लोजिंग, करंट लायबिलिटी क्लोजिंग, आपके जितने भी लोन्स हैं क्लोजिंग, हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट नो कन्वर्जन, जीएसटीबी जीएफएच नो कन्वर्जन, डेप्रिसिएशन एक्चुअल, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, सारे रेट की लिस्ट बना लेते हैं और जो डिफरेंस आता है वो एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस आ जाता है। क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो क्रेडिट में गेन लिखते हैं, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो लॉस लिख देते हैं, पी&एल में चला जाता है। तो रेट का सिलेक्शन है। अब एक्सपेंडिचर है और इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, आपका होना भी नहीं चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन पे एक्चुअल लगता है। अच्छा, फिर आ गया कैश। कैश तो करंट एसेट है, क्लोजिंग बताओ कितना है? क्लोजिंग है 58, लो जी 58। डेटर्स 58, फिक्स्ड एसेट्स एक्चुअल ये रहा 55, फिक्स्ड एसेट्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना? 20%। कोई बात नहीं, इसके दो टुकड़े कर लो, इसके दो टुकड़े कर लो, 20% निकालो कितना बनता है? डेप्रिसिएशन 6840, 27,360। ये डेप्रिसिएशन हो गया 20%, ये कैरिंग अमाउंट हो गई। कौन सा रेट? 55, दोनों पे 55। अच्छा, फिर हमारे पास है जी इनकम्स। इनकम्स पे कौन सा रेट? एवरेज 56। क्रेडिटर्स पे क्लोजिंग 58। हेड ऑफिस कंट्रोल अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो चेक कराता हूँ, कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा। ये रहा ब्रांच कंट्रोल अकाउंट 266 265, यहाँ लिख दूंगा मैं 266 265। सारे आइटम हो गए, दो चीजें रह गई, इन्वेंट्री इन्वेंट्री, सिर्फ दो स्टॉक रह गए। अगर ये स्टॉक के बारे में नहीं बताता मैं स्टॉक पे क्लोजिंग रेट लगा देता, लेकिन आपको पता है स्टॉक आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है। जैसे आपके फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ये सब नॉन मॉनेटरी होते हैं, एक्विजिशन रेट पे आते हैं। हम क्लास में चर्चा करते हैं कि जिंदल सर आप एफए पे एक्चुअल रेट लगा रहे हैं, इंटेंजिबल पे एक्चुअल लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे एक्चुअल लगाते हैं, तो स्टॉक पे क्लोजिंग क्यों लगाते हैं? तो मैं बच्चों को जवाब देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में स्टॉक का एक्विजिशन रेट दे रखा हो कि ये स्टॉक हमने इस दिन खरीदा था, इस दिन ये रेट था, हम एक्चुअली लगाएंगे, पर होता ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग मजबूरी में लगाना पड़ता है। सिर्फ एफए वगैरह का बताता है वो, लेकिन इस क्वेश्चन में बता गया वो। तो मेरे को स्टॉक के बारे में पढ़ना चाहिए, पहले पी के बारे में पढ़ते हैं। आओ, स्टॉक आइटम पी इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 5520, 5520 की कॉस्ट है इसकी, ठीक है। जब इन्होंने खरीदा था तब इसका रेट होता था 56.5 रुपए, तो मुझे 56.5 लेने चाहिए, मुझे यहाँ लिखना चाहिए 56.5 रुपए, मुझे यहाँ लिखना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन आगे कुछ और भी कहता है, द प्रेजेंट एनआरवी ऑफ दिस आइटम इज 285। लो कर लो बात, आपको क्वेश्चन एनआरवी बता रहा है इसकी। अब कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा, 5520 इंटू 5650, बताना जरा इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। इसकी कॉस्ट आ रही है 311,880, लेकिन इसकी एनआरवी क्या आ रही है? 285। बताओ विच एवर इज लोअर क्या है? 285। तो क्वेश्चन आपसे क्या करवाना चाहता है? एनआरवी लिखवाना चाहता है, एनआरवी लोअर है 285, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा 285 एनआरवी है।
AS2 क्या कहता है, कॉस्ट और NRV विच इज लोअर, NRV लिख दिया हमने। अब अगला है Q, स्टॉक आइटम Q इज कैरीड एट NRV ऑफ दिस। अब इसमें नया पॉइंट क्या आ गया, आपको NRV बता रहा है, आपको क्वेश्चन NRV बता रहा है डॉलर्स में, सीधा NRV डॉलर्स में। पिछले क्वेश्चन में NRV रुपीज में थी, इसमें NRV सीधे डॉलर में बता गया 1035, और इसकी कॉस्ट है 1065। तो हम कॉस्ट को क्यों लेंगे, हम तो NRV लेंगे। और जिस दिन हमने इसको खरीदा था उस दिन रेट क्या था, 53, लो 1035 इंटू 53, 1035 गिवन है हमें। अच्छा कितना आ गया, 54855। लो जी, अब ये क्वेश्चन सारा कन्वर्ट कर लेना, आंसर मैंने आपको बता दिया है। आपकी MTP1 खत्म हो गई है, और ये जो वीडियो है यूट्यूब पे जाएगी, हमारे वेबसाइट के LMS सेक्शन में आएगी, हमारे एप्लीकेशन पे भी आएगी, लिंक आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप सबके ऊपर शेयर करूंगा, प्लीज आप देख लेना, PDF दोनों शेयर करूंगा, क्वेश्चन का भी आंसर का भी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। एक वीडियो और आएगा MTP2 का, शेयर कर दूंगा आपके साथ, बाय बाय।